हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे आई कैन समन गॉड्स की 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे बूढ़ो गायब थे, पता नहीं किस लिए। जब उसने यहाँ पे दस्त की वजह से खुद को कमरे के अंदर बंद रखा था, उसी टाइम पे जिन्वे ने यहाँ पे कैट ट्रैप को बचा लिया था। इसके बाद जिन्वे जब यहाँ से जाने वाला था, उसी टाइम में जमीन हिलने लगती है और इन्हें पता चलता है एक बहुत बड़ी बीस्ट टाइड इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो फिर युआन होंग अपने साइज को बड़ा करता है और उस बीस्ट टाइड को रोकने के लिए सामने आ जाता है। तो फिर जिन्वे को पता चलता है कि इस बीस्ट टाइड को कंट्रोल करने और लीड करने वाला और कोई नहीं, बुढ़ो ही है। और जिन्वे बुढ़ो से पूछता है इसका क्या मतलब है। तो बुढ़ो आगे से कहते हैं कि ये जिन्वे के लिए एक गिफ्ट है। और यहीं पे वीडियो खत्म हो चुका था, तो वीडियो यहीं से ही शुरू होता है। बुढ़ो जिन्वे को बताते हैं कि ये एक गिफ्ट है। जिसके बाद वो जिस हाथी के ऊपर बैठे हुए थे उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एशियन बार्बरिक एलिफेंट का डिसेंडेंट है। पूरे लेंगेन माउंटेन के अंदर सिर्फ 3 ही हैं, जिनमें से एक फीमेल है और दूसरे छोटे हैं। लेकिन वो उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें यहाँ पे लीड करके ले आया। इसमें जिन्वे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगा कि तुम इस पूरी बीस्ट टाइड को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जिस पे बूढ़ो जिन्वे को बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक 7th स्टेज का डिमोनिक बीस्ट है और कुछ भी नहीं। मैंने उसे जैसे यहाँ पे मना लिया तो बाकी सभी डिमोनिक बीस्ट उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गए। लेकिन जिन्वे का एक सवाल था कि ये डिमोनिक बार्बरिक एलिफेंट किंग उसका कहना भी मानेगा। जिसपे बूढ़ो जिन्वे को बताते हैं ऑफ कोर्स मैंने तो इनके साथ यहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, ये तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसके बाद वो यहाँ पे एलिफेंट किंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हुए जिन्वे से कहते हैं कि हिलना नहीं, ये तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो ये तुम्हें सिर्फ धोखा ही नहीं देगा बल्कि यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्वे यहाँ पे एशियन बार्बरिक एलिफेंट की मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ पे उसे एशियन बार्बरिक एलिफेंट दिखाई दे रहा था। इसके बाद जिन्वे अपनी आंखें खोलता है तो युआन होंग उसे पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। इस पे जिन्वे आगे से कहता है कि बढ़िया लग रहा है, बुरा नहीं है। उन पे वैंग जुए अपने फादर से पूछती है कि उसे पता चला है कि ब्लैक विंड विलेज के अंदर कई सारे लुटेरे भरे पड़े हैं ह्यूमन रेस के, क्या वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन वैंग यान को जिन्वे के ऊपर पूरा यकीन था। वो आगे से कहता है उसके सबऑर्डिनेट सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इस पे तो जिन्वे भी आगे से हैरान होता है कि कितना ज्यादा भरोसा करता है भाई मेरे ऊपर। जिसके बाद हम लोग ओनरलेस लैंड नैनमिंग आयरन टावर को देखते हैं, जिसके सामने कई सारे राटियस लोग खड़े हुए थे, जो कि यहाँ पे नैनमिंग सेक्रेट सेक्टर से कह रहे थे कि दरवाजा खोल दो, हमें यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करने दो, नहीं तो सरेंडर करो, हम तुम्हें यहीं पे ही निपटा देंगे। इसके बाद हम लोग सेक्टर के अंदर यंग मास्टर घोस्ट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे नैनमिंग सेक्टर की लीडर से कहता है क्या वो लोग यहाँ पे जल्दी से डिवाइन सेट को इस बारे में बता नहीं सकते हैं। जिसपे लीडर आगे से बताता है कि उसने पहले ही यहाँ पे इस बारे में डिवाइन सेट को बता दिया है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर यंग मास्टर घोस्ट आगे से कहता है तो फिर मुझे यहाँ पे किसी तरीके से बाहर भेज दो। तो फिर पीछे जो एल्डर खड़ा था वो यहाँ पे यंग मास्टर घोस्ट से कहता है कि तुम हमारे सेट के डिसाइपल हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, तुम वर्दी भी नहीं हो हमारे सेट के लिए। इस पर यंग मास्टर घोस्ट पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे सेट का डिसाइपल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन के लिए आया था। जिस पे वो एल्डर भी आगे से यही कह देता है कि अगर तुम डिसाइपल नहीं हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे कोई भी हक नहीं है टेलीपोर्टेशन किट इस्तेमाल करने का। लेकिन तभी लीडर उन दोनों से यही कहता है कि चुपचाप खड़े रहो। अभी सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे रेडियस अलायंस का जो अटैक है उसे ब्लॉक करें। इसके बाद हम लोग रेडियस अलायंस को देखते हैं, जो चिक चिक के यही कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता ब्लॉक करने की, हम तुमसे कह रहे हैं सरेंडर कर दो या फिर हमारे लिए रास्ता खोल दो। जब ये लोग इसी तरीके से चिल्ला पुली मचा रहे थे उसी टाइम पे यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और जिन्वे वहां से बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे बवाल मचता हुआ देख के कहता है काफी अच्छी जगह है। जैसे ये लोग यहाँ पे रेड अलायंस के बीच में टेलीपोर्ट होते हैं तो ये लोग अब भाले इनकी तरफ मुड़ा लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, हमारा रेडियस अलायंस इसमें काफी जरूरी काम कर रहा है, तुम कौन और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वह पे युआन होंग जिन्वे को बताता है ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे नैनमिंग सेक्रेट सेट की टेरिटरी के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। वह पे जिन्वे युआन होंग से कहता है ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे नैनमिंग सेक्रेट सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो फिर ये सभी मामला हमारे हिस्से का हुआ, हम लोग चुपचाप बैठ के यहाँ पे कुछ भी देखते नहीं रहेंगे। उसी टाइम पे रेडियस अलायंस की तरफ से जो लोग थे वो आगे से कहते हैं ये लोग कैटरेस के साथ में तो ये पक्का डिमोनिक पाथ पे ही चलते होंगे, हमें किसी भी कीमत में इन्हें यहाँ पे रोकना पड़ेगा इससे पहले कि रिइंफोर्समेंट आ जाए। इस पे रेडियस अलायंस का जो लीडर था वो आगे से यहाँ पे कहता है धावा। तो फिर ये सभी लोग इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं इन्हें रोकने के लिए। वहीं पे जिन्वे युआन होंग से कहता है खड़े क्या हो बे, जाओ और जाके इन्हें खर्चा पानी दो। इस पे युआन होंग आगे बढ़ता है और उन लोगों को खर्चा पानी देना शुरू कर देता है, वो भी अलग अलग तरीके से। वहीं पे वैंग यान भी अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें लोग इनकी मदद करो, जिसके बाद कैट रेस भी लग जाती है इन लोगों को खर्चा पानी देने में, और ये लोग काफी अच्छे से खर्चा पानी दे रहे थे। उसी टाइम हम लोग रेडियस अलायंस के लीडर को देखते हैं, जो कि जिन्वे को खर्चा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पे युआन होंग उसके पीछे आता है और उसकी गुद्दी पकड़ के उसे जमीन में ही गिरा देता है, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें दूंगा सबसे बड़ा वाला खर्चा पानी। इसके बाद वो अपनी लाठी को यहाँ पे साइज में बड़ा करता है और घुमाते हुए एक बार में पूरे अलायंस को यहाँ पे सफा चट कर देता है। जिसमें यहाँ पे युआन होंग बस अपनी लाठी को घुमा रहा है और ये लोग धूल की तरह इधर उधर उड़ते जा रहे हैं। नैनमिंग सेक्रेट सेट का लीडर जब ये सब कुछ देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये कहते हुए ये तो पक्का युआन होंग ही होगा जो कि जिन्वे की शरण में है, ऐसा लगता है कि हेवन हमारी साइड पे ही है और वो हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद जब रेडियस अलायंस का यहाँ पे खर्चा पानी खत्म हो जाता है तो जिन्वे वैंग जुए से कहता है कि तुम मेरे साथ एलिफेंट के ऊपर बैठोगी, तो वैंग जुए मना
मना कर देती है, कहते हुए तुम हरामी हो, दूर रहो मुझसे। इसके बाद लोग उड़ते हुए यहीं से कट लेते हैं, मतलब ये खर्चा पानी देने के लिए ही आए थे। खैर उनके जाने के बाद हम लोग सेक्टर लीडर को देखते हैं जो कि नीचे आते हैं और ये लोग यहाँ पे जिनोवे के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन इनकी कल्टीवेशन कम है और स्पीड भी धीरे है, तो ये कभी भी जिनोवे को पकड़ नहीं पाएंगे। इस पे जो यंग मास्टर घोस्ट था वो आगे से कहता है वो एक छोटे से किंगडम का एम्परर ही है, उसके साथ दोस्ती करने में क्या फायदा होगा। इस पे सेक्टर लीडर उसे कहता है कि वो छोटे से देश का एक किंगडम का एम्परर है, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे रेड टेंस अलायंस को पूरी तरीके से सफाचट कर दिया और हमारे ग्रेट इसेक्ट के डिसाइपल को बचा भी लिया। जिसके बाद वो यहाँ पे यंग मास्टर घोस्ट से कहता है कि अब तो यहाँ पे मौका भी और दस्तूर भी कट क्यों नहीं लेते हो, अभी तो भागना चाहते थे ना। इस पे यंग मास्टर घोस्ट का आगे से मुंह ही बन जाता है, बाकी ये कर कुछ भी नहीं पाएगा। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे डायरेक्ट 2 दिनों के बाद का होता है और हम लोग यहाँ पे जिनोवे के मेंशन को देखते हैं जो कि साउसा सिटी के अंदर है। वही जो बोवेन था उसे अच्छे से पता था कि रेड टेंस अलायंस इतने समय पूरी तरीके से एक्टिव है और वो यहाँ पे छोटे मोटे किंगडम्स के ऊपर पता नहीं क्यों कब्जा करने के लिए कोई भी पैतर आजमा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उनकी साउसा सिटी भी उनके चंगुल में आ सकती है और उनका नेक्स्ट टारगेट बन सकती है। और क्योंकि जिनोवे का अभी यहाँ पे कोई भी आता पता ही नहीं था, इसलिए फेंग हुआंग आगे से कहती है कि रेड टेंस अलायंस इतने समय यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव है और वो किसी भी फोर्स के ऊपर यहाँ पे हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इंपीरियल डायनेस्टी सपोर्ट कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे रेड टेंस अलायंस काम कर रहा है, ऐसा यही लगता है कि इंपीरियल डायनेस्टी का ही इससे कुछ लेना देना है। इस पे कौन सा आगे से चीखते हुए कहता है इसका मतलब यह है कि हम लोगों को ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उन्हें हमारी सिटी के ऊपर कब्जा कर लेना देना चाहिए। इस पे फेंग हुआंग आगे से यह कहते हैं कि जिनोवे की पर्सनालिटी के हिसाब से वो तो ये कभी भी होने नहीं देगा, लेकिन वो यहाँ पे है भी नहीं और हम लोग क्या ही कर सकते हैं पूरी रेड टेंस अलायंस के खिलाफ में। इस पे बोवेन भी आगे से यही कहता है कि जिनोवे यहाँ पे नहीं है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ होने भी देते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे गलत नहीं होंगे, क्योंकि उसने पहले यहाँ पे होली कोर्ट की इन्विटेशन को मना कर दिया है। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक मैसेंजर आता है जो कि इन लोगों को बताता है कि रेड टेंस अलायंस पहले ही हार चुका है, जो जिनोवे ने जो सफाई की थी वो इन्हीं की वजह से थी, वही रेड टेंस अलायंस था। और साथ ही में वो मैसेंजर ये भी बताता है कि जिनोवे वापस आने वाला है। अब इसके बाद जिनोवे यहाँ पे जैसे ही आता है तो ये सभी भागते हुए जिनोवे के पास जाते हैं और उसे यहाँ पे ग्रीट करते हैं। तो जिनोवे लोगों से डायरेक्ट कहता है कि फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे 2 साथियों से मिलाता है, जो कि पहला तो अपना कैट रेस है, जिसके बाद दूसरा यहाँ पे ब्लैक विंड विलेज है। और वो उन लोगों को ये भी बताता है कि ये दोनों ही डिमोनिक पाथ को फॉलो करते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए यहाँ पे जगह बिठाओ ताकि ये लोग आराम से रह सके यहाँ पे। इसके बाद हमें ब्लैक विंड विलेज के लीडर के बारे में बताया जाता है, शायद से जिनका नाम यू फेंग है। इसके बाद जिनोवे उन लोगों से कहता है कि बाकी सभी लोग मेरे साथ आओ ताकि हम लोग यहाँ पे जो आसपास में मेजर इवेंट हुए हैं उनके बारे में बात कर सके। इसके बाद जिनोवे को यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बताया जाता है कि कुछ दिनों के लिए साउसा सिटी तो पूरी तरीके से पीसफुल थी, लेकिन कुछ ही दिनों से यहाँ पे रेड टेंस अलायंस उंगली करने में अपना काम शुरू कर चुका है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर्स डायनेस्टी से मिल रहे हैं। जिनमें उन लोगों से पूछता है इसका क्या मतलब है, अभी तो मैं रेड टेंस अलायंस को साफ करके आया हूँ ना। तो वो लोग आगे से बताते हैं रेड टेंस अलायंस काफी ज्यादा बड़ा है। रेड टेंस अलायंस इतने समय यहाँ पे रेड टेंस पाथ में से सबसे पीक फोर्स है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिनके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो यहाँ पे डिमोनिक पाथ के 9 सीनियर्स के बराबर ताकत रखते हैं। और इतने समय उनको यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर होली एम्परर दे रहा है कि जितने भी यहाँ पे ओनरलेस लैंड है उनके ऊपर कब्जा कर लो। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत यहाँ पे अपने ऑफेंस अटैक शुरू कर दिए हैं बिना किसी देख रोक के, और कोई भी नेगोशिएशन नहीं। अगर वो लोग यहाँ पे सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर उन्हें यहाँ पे मास्कल कर दिया जाएगा, बेसिकली सफाचट लाल चटनी के साथ में। तो फिर कौन सा यहाँ पे जिनोवे से पूछता है वो लोग यहाँ से चले जाएंगे या फिर अभी भी इस जगह को डिफेंड करेंगे। वहाँ पे बोवेन जिनोवे को बताता है कि उसने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट तुरंत ही रेडी कर दिया है, कुछ ही दिनों के अंदर वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद वो लोग डायरेक्ट यहाँ से भाग के कैनोए किंगडम के लिए निकल जाएंगे। तो जिनोवे को यहाँ पे जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो उन लोगों से कहता है कि हमारे ट्रुप्स को रेडी करो, और जैसे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेट किंगडम कियान युवे से रेड बॉय सा वोजिंग वेगा लीवाई युआनबा टेंगो और बाकी लोगों को भी यहाँ पे बुला लेंगे, जिसके बाद पूरी जगह ही हमारे एडवांटेज में रहेगी, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। इसके बाद जिनोवे के पास में यहाँ पे एक नई साइड क्वेस्ट आती है। अगर तुम्हें यहाँ पे वो वुल्फ या तो जिसको जिनोवे ने यहाँ पे अपना पालतू बनाया था तो वो यहाँ पे गायब एक डीमन की वजह से हुआ था, इसका नाम पिंग डियांग था। पिंग डियांग बेसिकली वही सुअर वाला डीमन होगा जो तुमने जने 2 में वेस्ट में देखा था शायद। अब वो यहाँ पे जिनोवे के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पे बार बार एक एशियन एलिफेंट को सबड्यू यानी कि अपना सरेंडर अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है, और पिंग डियांग को ये वाली बात पसंद में नहीं आएगी, इसीलिए वो यहाँ पे जिनोवे को लपेटने के लिए आ रहा है। जिनोवे के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला वो यहाँ पे अगर वो पिंग डियांग को इस बात के ऊपर मजबूरी मतलब यकीन दिला देता है कि उसने यहाँ पे जानबूझ के एशियन बर्बरिक एलिफेंट को सबड्यू नहीं किया बल्कि उसे फोर्सफुली करवाया गया राइटियस पाथ की वजह से, तो फिर वो यहाँ पे जिनोवे की मदद करेगा राइटियस पाथ को हराने में और उन्हें रोकने में। और अगर जिनोवे किसी तरीके से यहाँ पे जो पिंग डियांग है वो जिनोवे से नफरत करता है, उस नफरत को गायब कर देता है, तो फिर उसे यहाँ पे एक मौका मिलेगा किसी डीमन या फिर गॉड को समन करने का। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक, अगर जिनोवे यहाँ पे पिंग डियांग को हरा देता है फाइट के अंदर और उसे अपना सबऑर्डिनेट या फिर नहीं भी बनाता है बस हरा देता है, तो फिर उसे यहाँ पे 2 चांस मिलेंगे गॉड और डीमन को समन करने के, और साथ ही में कॉपी गॉड अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक रैंडम लकी ड्रॉ मिलेगा। वह पे जिनोवे हम लोगों को यहाँ पे अपने विचार के बारे में बताता है कि पिंग डियांग को
अभी थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा कि उसने यहाँ पे एलिफेंट को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है, तो फ्यूचर में उससे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जब होगा तो फिर उसे हराने के लिए क्या जुनवे के पास यहाँ पे युआन होंग, ली जुआन और जेंजी ये सभी लोग मिलकर उसे हरा भी पाएंगे। लेकिन अगर उसे ये नहीं हरा पाते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे बूढ़ों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही यहाँ पे जुनवे का ट्रम्प कार्ड है। इसके बाद कुछ दिनों में हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। उसी टाइम पे बोवेन जुनवे के पास आता है और उसे बताता है कि रेड अलायंस उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनकी स्पीड ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हमें चांस दे रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे वॉर के लिए प्रिपेयर हो सके। जुनवे पूछता है कि उनकी तादाद कितनी है, तो बोवेन उसे बताता है कम से कम 10 लाख के आसपास होंगे। तो फिर जुनवे यहाँ पे बोवेन से कहता है जाओ और जाके जेंजी और युआन होंग को बता दो कि वो हेवनली सोल्जर्स के साथ में बैटल की तैयारी करे। इसके बाद जुनवे वहाँ पे सिटी बजाता है तो एलिफेंट वहाँ पे भागते हुए आती है। तो जुनवे उसके ऊपर बैठता है और उसे कहता है सिटी गेट के पास लेके चलो। और जब जुनवे सिटी गेट की तरफ जा रहा था तो फिर साउसा सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो खुश हो जाते हैं कि जुनवे यहाँ पे सिटी को डिफेंड तो कर रहा है कम से कम। इसके बाद जुनवे सेलेस्टियल आर्मी और सभी लोगों के साथ में यहाँ पे गेट के पास खड़ा हो जाता है और रेटियस आर्मी के आने का इंतजार करने लगता है। और फिर रेटियस आर्मी का जो लीडर था जो कि यहाँ पे पूरी आर्मी को लीड कर रहा है वो जुनवे से कहता है बाहर आओ और अपने नसीब को अपना लो और अपनी गुद्दी को यहाँ लाओ ताकि मैं उसे दबोच सकूं। तो फिर जेंजी यहाँ पे जुनवे से परमिशन मांगता है फाइट करने के लिए, तो जुनवे उसे दे देता है। जिसके बाद जेंजी यहाँ पे उड़ते हुए जनरल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी लाठी से हमला करता है। लेकिन एल्डर अपनी शील्ड को आगे करता है और उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। और जेंजी से कहता है उसने सुना है कि उसने यहाँ पे एल्डर एंग को हराया है अबायसेट के। इसके बाद वो यहाँ पे जेंजी को पीछे ढकेलता है और हमला करते हुए कहता है जरा मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और वो उल्टा यहाँ पे जेंजी से कहता है कि तुम यहाँ पे हारने वाले हो और याद रखना कि तुम्हें हराने वाले का नाम यहाँ पे लू कुई है। इसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। वहीं पे जुनवे सेलेस्टियल आर्मी से कहता है कि तुम लोग क्यों खड़े हो भाई, जाओ और जाके एनिमी को हराओ यार, हमें यहाँ पे खुद को डिफेंड करना है। तो फिर सेलेस्टियल आर्मी के साथ साथ हम लोग कुन सॉ को देखते हैं और वो भी लोग यहाँ पे आर्मी के साथ फाइट करने लगते हैं और अपनी सिटी को डिफेंड करने लगते हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे जुनवे ही भारी पड़ रहा था अभी के लिए और वो इजिली यहाँ पे जो सेलेस्टियल अलायंस आर्मी थे उसे इजिली हैंडल कर ले रहे थे। जिसके बाद हम लोग जेंजी को देखते हैं जो कि यहाँ पे जनरल के ऊपर एक ही मूव का इस्तेमाल करता है तो जनरल नीचे जाके धड़ाम से गिरता है और इसी के साथ जनरल नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे अलायंस आर्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर भी यहाँ पे अपने मूव्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो फिर जो राइट अलायंस की आर्मी थी वो डर के यहाँ से भाग जाती है। युआन होंग आगे से कहता है इतनी जल्दी हार गए यार ये लोग, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और युआन होंग जेंजी से कहता है कि तुम्हें तो मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ी। वह पे जुनवे आगे से कहता है वॉर खत्म हुई, चलो घर चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, साला भूख लगी, लंच टाइम हो रहा है। खैर इस वॉर के बारे में धीरे धीरे करके हर सभी को पता चल गया कि जुनवे ने यहाँ पे कितनी इजीली रेड अलायंस को हैंडल कर लिया। जिसके बाद जुनवे काफी ज्यादा फेमस हो गया और कई सारे लोग या तो उसकी इज्जत कर रहे हैं या तो उससे डर रहे हैं। इज्जत वही करेंगे जो जुनवे के साथ में और फटेंगे उन्हीं की जो कि यहाँ पे उसके खिलाफ थे। इसी के बाद जुनवे के पास यहाँ पे एक और नया मिशन आ जाता है। रेड अलायंस बहुत बड़ा है, उनके पास कई सारे सोल्जर्स हैं, वो बस टुकड़ी में भेज रहे हैं जैसा कि वॉर्स के अंदर होता है। इसलिए सिस्टम ने यहाँ पे जुनवे को एक नया मिशन दिया है कि उसे यहाँ पे रेड अलायंस को अपनी सिटी से बाहर भगाना है ऑनरलेस लैंड से। और अगर वो ये सक्सेसफुली कर लेता है तो फिर उसे यहाँ पे एक गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलेगा और साथ ही में लकी ड्रॉ भी। साथ ही जुनवे को जो मंथली सिस्टम होता है बेसिकली वो रिवॉर्ड वाला वो समनिंग वाला तो वो अराइव हो चुका था, उसका नया समन। जिसके बाद वही हुज द पोकेमॉन जुनवे को भी नहीं पता है कि ये कौन सी चीज है और क्या है। अब उसी टाइम पे यहाँ पे कोई नया मेहमान आता है बिन बुलाए तो सिस्टम जुनवे को बताता है कि उसका नया सामान आ चुका है। बेसिकली कभी भी आ सकता है, लक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जुनवे ने जो इस बार सामान मंगाया था वो दरअसल नेजा था। अब अगर तुमने नेजा के बारे में नहीं सुना है तो भाई तुम्हारा इंटरनेट पे होना बेकार चीज है यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने नेजा के बारे में सुना ना हो। मतलब उसने जो कमाई की है ना आज तक किसी भी फिल्म ने इतनी ज्यादा नहीं की। एनिमेटेड फिल्म है चाइनीज की, नेजा 1 एंड नेजा 2 मैंने अभी तक नहीं देखी, सोचा है एनिमे वाले चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। खैर हमें नेजा के बारे में बताया जाता है जो कि एक गॉड रेस से आता है जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पे टाई गोल्डन इमोर्टल रियलम की 5th स्टेज है। मार्शल आर्ट है अपना टाई लोटस सूत्रा। फिर उसके पास जो ट्रेजर्स हैं वो यहाँ पे हैं। डिवाइन फायर व्हील्स पैरों के नीचे लगे रहते हैं, यूनिवर्स रिंग, आर्मली स्लैश, डीमन बाइंडिंग रोप एंड द पर्पल स्नेक फ्लेम टूथ स्पीयर। जुनवे जैसे यहाँ पे नेजा के बारे में सोचता है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि नेजा ने यहाँ पे सन वुकोंग के साथ में 10 राउंड की फाइट की थी और नेजा की कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद नेजा जब नीचे आता है तो वो आगे से कहता है काफी ज्यादा लोग हो भाई, और ये नेजा वैसा नहीं है जैसा मैं इसे देखना चाहता था, ये मैच्योर्ड है। वो भी नेजा आते हैं यहाँ पे लोगों को चैलेंज कर देता है कि आओ मुझसे लड़ो। तो जुनवे उससे कहता है तुमसे कोई भी लड़ेगा, चुपचाप नीचे आओ। तो फिर ये चुपचाप नीचे भी आ जाता है और जुनवे को ग्रीटिंग्स देता है। लेकिन नेजा के कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि नेजा भी यहाँ पे जुनवे का सबऑर्डिनेट है। वहीं पे जो वैंग यान था वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जुनवे का इतने समय यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबऑर्डिनेट है वो युआन होंग है। लेकिन जो नेजा के अंदर से निकलता हुआ ऑरा है वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। और वैंग यान भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये साला इतने सभी लोग लाता कहाँ से है, कौन सा कुबेर का खजाना है इसके पास या फिर अलादीन का चिराग है। फिर जुनवे वैंग जुए से कहता है कि चिंता न करो, ये अपनी ही साइड पे है, चिंता न करो, ये तुम्हें खाएगा नहीं। इसके बाद जुनवे आगे बढ़ता है और वो नेजा को सभी से मिलवाते हुए कहता है कि उसने नेजा को
को यहाँ पे खास इसीलिए बुलाया है क्योंकि ये यहाँ पे मदद कर सकता है उन लोगों को पिंक टियान से निपटने में, और इतने समय सही टाइम है कि नेजा यहाँ पे आ जाए क्योंकि उन लोगों को आगे के प्लान भी डिस्कस करने हैं। वह पे वैंगन अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अभी ये मौका है, ये पकड़ लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे वैंग जुए आगे से पूछती है कौन सी अपॉर्चुनिटी भाई, क्या चीज पकड़ने के बारे में कह रहे हैं। इस पे वैंगन आगे से कहता है जिन्वे के बारे में कह रहा हूँ, और किसके बारे में कहूंगा भाई, इससे पहले कि कोई हाथ मार ले तुम्हें पहले मार लेना चाहिए। इस पे वैंग जुए भी आगे से ये कहती है कि वो अपॉर्चुनिटी सीज कर लेगी। इसके बाद में मिशन के हिसाब से अपना प्लान बनाता है, ये कहते हुए कि हम लोगों को यहाँ पे ऑनलेस लैंड के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने वाले हैं। वह पे नेजा जिन्वे से कहता है कि वो जहाँ इशारा करेगा वो वहाँ पे हमला बोल देगा बिना किसी दिक्कत के। इस पे जिन्वे नेजा से कहता है कि ऑनलेस लैंड के अंदर तो कोई भी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन उन लोगों को होली कोड के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है और न ही हमें उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है कि उनकी फाउंडेशन क्या है, वो लोग कौन सी कल्टीवेशन पे हैं। इस पे बोवन जिन्वे से कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे अपनी टेरिटरी से ही शुरू करना चाहिए, हमारे आसपास जो छोटी मोटी सिटीज है हमें उनके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें अपने अंडर ले लेना चाहिए। और टेलीपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है तो फिर हमारे पास मैन पावर की कोई भी कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो फिर ऐसे कई सारे कल्टिवेटर हैं जो कि जिन्वे की वजह से यहाँ पे उन्हें ज्वाइन करने के लिए राजी हैं। तो फिर जिन्वे आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जेंजी यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग कमांडर बनेगा, जिसके बाद खुनसा और बाइकी यहाँ पे सेलेस्टियल गार्ड्स को लीड करेंगे और हमारे पास वाली जो भी सिटीज हैं उनके ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। इसके बाद अगला सीन टेलीपोर्टेशन गेट का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डाजी और बाकी सभी लोग टेलीपोर्टेशन गेट से साउसा सिटी के अंदर आ चुके थे, लेकिन इन्हें यहाँ पे जिन्वे दिखाई नहीं देता। तो डाजी आगे से कहती है कि वो कहाँ पे चला गया। इस पे नैन हाई को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पे नई लड़कियां मिल चुकी हैं तो वो उनके बारे में भूल चुका है। वह पे युगवान को ऐसा लगता है कि ये जगह पूरी तरीके से मर्डरस ऑरा से भरी पड़ी है और उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब उसी टाइम पे हम लोग बोवेन को देखते हैं जो कि इन्हें यहाँ पे वेलकम करने के लिए आता है और उन्हें बताता है कि जिन्वे इतनी टाइम पे किसी डिस्कशन के बीच में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पे इन्हें वेलकम करने के लिए आया है। इसके बाद बोवेन इन लोगों को लीड करते हुए यहाँ पे जिन्वे के पास में लेके आता है, जहाँ पे नैन है जिन्वे से गले ही लग जाती है, ये कहते हुए कि उसने जिन्वे को काफी ज्यादा मिस किया। वहाँ पे जिन्वे उन सभी लोगों से कहता है कि वो भी उन लोगों को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। वहाँ पे डाजी जिन्वे से कहती है उसे तो यही लगा था कि जिन्वे को यहाँ पे कई सारी लड़कियां मिल चुकी हैं तो वो उनके बारे में भूल ही चुका होगा। जिन्वे आगे से कहता है वो रात में पता चलेगा कि मैं भूला कि नहीं भूला। मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं तीसरा चैनल खोलने वाला हूँ और उस पर मैं मानवा एक्सप्लेन करूंगा। मैं थक गया हूँ इन जीव वाली हरकतों से, आई हेट दिस। एक तो भाई गर्लफ्रेंड ने ऊपर से जलन होती है, बताओ इतने ज्यादा बुरे दिन आ गए, एक फिक्शनल कैरेक्टर से जल रहा हूँ मैं। अभी साले की हिकड़ी बाहर निकालता हूँ, एआई का इस्तेमाल करके इसको मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाली कैटेगरी में डालता हूँ। इसके अगले सीन में हमें एक और चीज जलाने के लिए दिखाई जाती है कि जिन्वे यहाँ पे अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और डाजी और नैन है उसके बगल में बैठे हुए। साले ऑटो चला रहा है तू जो उसके बगल में बैठी हुई, कुर्सी दे दे यार उन्हें, सॉरी जल रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे सबोर्डिनेट को देखते हैं और ये पुराना ही है, मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन इसकी बुद्धि तेज थी लेकिन कल्टीवेशन कम थी। तो जिन्वे ने इसको यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम में ही छोड़ दिया था ताकि ये यहाँ पे सभी चीजों को संभाल सके। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे जिन्वे को बताता है कि कैंगलैंग किंगडम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ पे जितने भी बिजनेस है वो काफी अच्छे से बूम कर रहे हैं। जिन्वे आगे से पूछता है लेकिन आर्मी के बारे में क्या, तो फिर वो कैरेक्टर आगे से बताता है कि उनके पास इतने समय यहाँ पे 5 मिलियन सोल्जर्स तो हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ट्रेनिंग देना बाकी है, इसलिए युगवान उन्हें अभी भी ट्रेन करता है और अगर इन लोगों को जरूरत पड़ती है तो फिर 3 लाख लोग इनको तुरंत ही मिल जाएंगे नैंजो डायनेस्टी से, लेकिन उनकी कल्टीवेशन कम रहेगी। इससे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो कियानुए किंगडम की आर्मी है वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, तादाद भले ही परफेक्ट है लेकिन कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है और अगर वो लोग यहाँ पे इस बैटल के अंदर हिस्सा लेंगे तो फिर उन्हें अपनी जिंदगी से ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा फैसला नहीं है। इसलिए जिन्वे फैसला ये करता है कि उसे यहाँ पे बाकी लोगों को भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ सावुजिंग, रेड बॉय, ली वाई और जुगे लियांग वही बंदा है जो कि जिन्वे को यहाँ पे कैंगलैंग डायनेस्टी के बारे में बता रहा था। जिन्वे उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जाओगे और आसपास के सिटीज के ऊपर कॉन्कर करोगे, जिसके लिए ये चारों तुरंत ही मान जाते हैं। वहाँ पे ब्लैक विंड विलेज का जो लीडर था जिन्वे उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे इन्हें लीड करोगे और आसपास के सिटी में लेके जाओगे। जिसके बाद युआन आगे बढ़ता है और आगे से पूछता है कि मेरे बारे में क्या भाई, मैं क्या करूँ। जिसपे जिन्वे उससे कहता है कि तुम तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो यार, इस तरीके से क्या करोगे, मैं यहाँ पे उनकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्वे के पास यहाँ पे कॉपी वाला टैलेंट था जिसकी मदद से वो यहाँ पे इनके रियल वर्ल्ड में वापस भेज सकता है इनकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए जिन्वे युआन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बताओ चाहिए। इस पर युआन आगे से कहता है चाहिए, लेकिन तभी रेड बॉय युआन से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे रहोगे तुम मुझसे नीचे ही। तो जिन्वे उससे कहता है क्या हो अगर ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। इस पे रेड बॉय आगे से कहता है कपड़े उतार के गली में नाचूंगा, वो भी नंगा। जिन्वे आगे से कहता है ये सब याद रखना भाई, तुम्हारी पतलून खुल जाएगी। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे युआन और टेंगू से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और बाकी लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। वो पे नैन है जिन्वे से कहती है कि उसे अटेंशन चाहिए। तो डाजी बीच में आते हुए कहती है कि तुम्हारा भाई इतने समय बिजी है, उसे थोड़ा काम करने दो, और वो जिन्वे से कहती है कि जाओ और जाके आराम से अपना काम करो। इस पे जिन्वे यहाँ पे डाजी से कहता है काफी ज्यादा समझदार हो, अच्छी बीवी बनोगी। इस पे डाजी आगे से कहती है कि पूरा फॉक्स क्लैन चलाती हूँ, तेरी क्या औकात है। इसके
इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे टेंगो से पूछता है कि जो मैंने काम तुम्हें यहाँ पे डीमन आर्मी वाला दिया था वो हो गया। इस पे टेंगो आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे 5 लाख सेकंड लेवल के लैंड डीमंस को इकट्ठा कर लिया और 3 लाख यहाँ पे उड़ने वाले डीमंस को इकट्ठा कर लिया है और वो इतने समय यहाँ पे कियानवे किंगडम के आसपास लगे हुए हैं ताकि बाकी नेशन यहाँ पे उसके ऊपर अटैक न करे। जिन्होंने उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि इन्हें यहाँ पे गॉड्स डंजन के अंदर भेज दो। गॉड्स डंजन को यहाँ पे स्किल का नाम दे दिया गया है, बढ़िया है। अब इसके बाद सिस्टम यहाँ पे जिन्होंने को बता देता है कि ये लोग कौन कौन सी जगह पे जाने वाले हैं। बेसिकली ये जहाँ से आए हैं उन्हें यहीं भेजा जाएगा। जैसे कि टेंगो अपना जर्नी टू दी वेस्ट से आया है, वहीं पे युआन बा इन्वेस्टर ऑफ गॉड से आया है। सिस्टम जिन्होंने से ये भी कहता है कि तुम्हें इन्हें एक मिशन भी देना पड़ेगा और ये जैसे ही अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे तैसे इनकी पुरानी मेमोरीज अवेकन हो जाएंगे। इसलिए जिन्होंने इन लोगों को पहले ही बता देता है कि वो अपनी आउटर पावर्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को यहाँ पे एक दूसरे दुनिया के अंदर भेज रहा है जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करेंगे। और वो साथ ही में इन लोगों को ये भी बता देता है कि तुम लोग अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को भी अवेकन कर लोगे, इसलिए जब वापस आना तो फिर स्ट्रॉन्ग बन के वापस आना। जिस पे ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पास्ट लाइफ सुप्रीम पावर्स इसका क्या मतलब है भाई। इस पे जिन्होंने उसके सर के ऊपर मारता है ये कहते हुए कि तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें वहां से स्ट्रॉन्ग बन के वापस आना है और कुछ सबॉर्डिनेट हो तो फिर उन्हें भी अपने साथ ले आना। इसके बाद वो उन दोनों को इनकी रियल वर्ल्ड यानी कि गॉड्स डंजन के अंदर वापस भेज देता है। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि युआन भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ गॉड्स के अंदर गया हुए पे टेंगो जर्नी टू दी वेस्ट के अंदर। वही पे जिन्होंने इन दोनों से कहता है कि भाई डिसअपॉइंट न करना, अगर कमजोर आए तो दोबारा कभी भी वापस नहीं भेजूंगा। रात के टाइम पे जिन्होंने यहाँ पे डाजी से मिलने के लिए जाता है तो डाजी उसका इंतजार ही कर रही थी। वही पे जिन्होंने जैसे ही डाजी को देखता है तो उसकी हवस की आग बहने लगती है और जैसा कि डाजी ने पहले ये कहा था कि यहाँ पे जिन्होने के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी वो कुछ करने देगी, इसीलिए वो सबसे पहले जिन्होने के ऊपर अटैक ही कर देती है, ये कहते हुए दिखाओ कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास। तो जिन्होने इजीली यहाँ पे इस बार डाजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, ये कहते हुए कि टाइम ना वेस्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मौज काटते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से। क्योंकि डाजी को यकीन हो चुका था कि जिन्होंने उससे स्ट्रॉन्ग है और वो कैपेबल है तो वो उसे यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन करने देती है। हाँ बस ये अंधेरी वाली चीज देख के काम चलाओ, ज्यादा सोचो नहीं। जिसके बाद सिस्टम यहाँ पे जिन्होने को नोटिफिकेशन के जरिए बताता है कि उसने यहाँ पे डाजी के साथ डुअल कल्टीवेशन किया है और ये नया एक्सपीरियंस है तो फिर उसे यहाँ पे एक डीमन और गॉड समन करने का मौका दिया जाता है। और साथ ही में जिन्होने की कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बेसिकली 3 स्टेज बढ़ गई थी। मतलब तुम देख रहे हो संभोग में कितनी ताकत है। जिन्होंने आगे से कहता है इसीलिए साला ये डीमन इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कल्टीवेशन इतनी जल्दी जल्दी जो बढ़ती है। इसके बाद वो यहाँ पे सिस्टम से कहता है कि डीमन एंड गॉड को समन करना शुरू किया जाए। इसके बाद भाई हुज द पोकेमॉन और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि कुनसा और जिंजी ने यहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स को लीड करते हुए आसपास के नियरबी सिटीज के ऊपर यहाँ पे कॉन्कर कर लिया। वहीं पे रेड बाई, ली बाई और सावोजिंग ने यहाँ पे मिलकर पूरी तरीके से यहाँ पे ओनर्स लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया ताकि यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच ना हो। लेकिन इसके बावजूद कई सारे सेट बच चुके थे, इसलिए वो सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग आगे से चीख चीख के कह रहे थे कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर हम लोग यहाँ पे सब कुछ खो देंगे, हम लोगों को यहाँ पे होली एम्परर से मदद मांगनी चाहिए। अब उसी टाइम पे हम लोग राइटियर्स अलायंस के लीडर को देखते हैं जिसका नाम रेनहाई था। वो आगे से यहाँ पे इस चीज के लिए मना कर देता है, ये कहते हुए अगर उन लोगों ने यहाँ पे एम्परर को ये बात भी बताई तो फिर हमारी घनी बेइज्जती हो जाएगी। जिसपे एक बंदा थोड़ी सी एडवाइस देता है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पे एम्परर किन से भी पूछना चाहिए, शायद से वो हमारी कुछ मदद कर दे, बेसिकली नेगोशिएशन। लेकिन एक दूसरा बंदा आगे से कहता है उसकी औकात भी है हमारे साथ कुछ बात करने की। अब जिसके बाद तुम्हें सैंग लियांग याद ही होगा ना, वो मोंग जो कि जिन्होंने को भाई मान चुका है कि ये साला डीमन ही है, इसके ऊपर डीमन का ही वास है। वो यहाँ पे आता है और उन लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। रन है उसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो भाई, जिसपे वो मोंग इन लोगों को बताता है कि जिन्होंने के ऊपर एक डीमन ने कब्जा कर लिया है और वो पूरी तरीके से उसके कब्जे में है। इसीलिए मोंग और उसके बाकी साथी भी यहाँ पे आए हैं उन लोगों की मदद करने के लिए और जिन्होंने को यहाँ पे रास्ते से हटाने के लिए। जिसपे ये लोग आगे से कहते हैं अगर ये बात सच है तो फिर उन लोगों को यहाँ पे एम्परर को इस बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो लोग यहाँ पे मोंग से प्रूफ मांगते हैं। जिसपे मोंग इन लोगों को डेथ वैली की ही कहानी बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डीमन ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। अगर बॉडी यहाँ पे अपनी असली रूप में आ जाता है तो फिर साउथर्न रीजन यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। जिसपे रन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन से बुद्धा क्लैन से आए हो, तो मोंग उसे बताता है कि वो लोग साउथर्न रीजन के वेस्टर्न रीजन के बुद्धा क्लैन से आए हैं। इस पे रन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरा नाम रन हाई है और मैं अलायंस का लीडर हूँ, हमारे साथ हाथ मिला और हम लोग एक साथ यहाँ पे जिन्वे की फील्डिंग सेट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग युआन होंग को देखते हैं जो कि जिन्वे को आगे बताता है कि रेड बॉय और सावोजिंग ने मिलकर यहाँ पे आसपास के सिटीज के ऊपर कॉन्कर कर लिया है। तो जिन्वे उनसे कहता है कि उनसे कहो तो वो सभी चीजों को असेंबल करे और उन्हें एक फोर्स के अंदर बना दे और बाहर जाने से पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करे और साथ में उनसे कहते हो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट रुकना नहीं चाहिए ताकि हमारे पास ट्रुप्स की कमी ना हो। इसके लिए युआन होंग समझ जाता है और वो तुरंत यहाँ से कट लेता है। जिन्वे के पास यहाँ पे जनरल तो थे लेकिन यहाँ पे उन्हें गार्ड करने के लिए ऑफिशियल नहीं थे। बेसिकली घर बनाने के लिए यहाँ पे लेबर्स और मिस्त्री तो थे लेकिन उन्हें गार्ड करने के लिए ठेकेदार नहीं थे, जिनको यहाँ पे सिविल कोड ऑफिशियल्स कहा गया है। अगर वो यहाँ पे कोई नॉर्मल वाला उठा लेगा तो ये साले करप्ट रहेंगे, इसलिए जिन्होंने यहाँ पे किसी ऐसे को ढूंढना चाहता था जो यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहे, क्योंकि किसी भी नेशन के लिए करप्शन बहुत ही
ज्यादा खतरनाक बीमारी से कम नहीं है। इससे ही जिन्वे को याद आता है कि उसने अभी तक यहाँ पे सर्च टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो फिर जिन्वे तुरंत यहाँ पे सर्च टैलेंट का इस्तेमाल करता है। तो सर्च टैलेंट जैसे ही शुरू होता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन जिन्वे को यहाँ पे 15 दिन लगेंगे। इसके बाद एक एक करके उसके पास यहाँ पे टैलेंट की लिस्ट आती रहेगी या फिर वो लोग उससे मिलते रहेंगे। इसलिए जिन्वे आगे से चीखते हुए कहता है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई भाई, साला मैं 15 दिन तक इंतजार करूंगा तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, यहाँ पे ऑफिशियल्स की कमी है। तो सिस्टम यहाँ पे अपनी सफाई भी देता है क्योंकि जिन्वे ने जो लैंड कब्जा किया है वो काफी ज्यादा बड़ा है और वैसे भी यहाँ पे कई सारे टैलेंटेड तो है लेकिन उनकी कल्टीवेशन कम है तो वो परफेक्ट नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए ताकि जिन्वे को एकदम परफेक्ट कैंडिडेट मिल सके। जिन्वे सिस्टम से पूछता है कि मैं उनके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देख सकता हूँ। सिस्टम कहता है नहीं। तो जिन्वे आगे से कहता है, तुझसे ज्यादा गद्दार मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा, इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में तुम मुझे यहाँ पे उनके एट्रीब्यूट्स भी देखने से मना कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे यहाँ पे चीजों को कंट्रोल कर पाऊंगा। अब उसी टाइम पे जिन्वे के पास नेजा आता है जो कि उससे कहता है उसे बोरियत हो रही है, वो बॉय ऊब गया है यहाँ पे बैठे बैठे सेब खा खा के। तो जिन्वे से पूछता है कि मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा राइटर्स अलायंस के गुद्दी दबोच आऊं, तो जिन्वे उसे मना कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि वो सीनियर मॉन्क और यहाँ पे बुद्धिस्ट क्लैन राइटर्स अलायंस के साथ हाथ मिला चुका है और वो दोनों यहाँ पे जिन्वे की फील्डिंग सेट करने वाले हैं। और ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पे बुद्धिस्ट क्लैन जिन्वे के खिलाफ ये बात फैलाने वाला है कि जिन्वे के ऊपर एक डीमन ने कब्जा कर रखा है। एक डीमन ने सच में कब्जा किया है, उसका नाम है हवस। अब अगर जिन्वे उन दोनों को यहाँ पे हरा देता है तो फिर उसे यहाँ पे गॉड और डीमन को समन करने का मौका मिलेगा, गॉड से डंजन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और साथ ही में वो यहाँ पे टैलेंट सर्च का इस्तेमाल दोबारा कर सकता है। जिस पे जिन्वे सिस्टम से कहता है कि ये बात पहले बतानी चाहिए थी भाई, अभी मुझे ये सब कुछ जरूरत है। तो जिन्वे यहाँ पे नेजा को हरी झंडी देता है ये कहते हुए कि गुद्दी क्या, तुम तो उनके गोटे भी दबोच आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा नाम न लेना और ना ही उन्हें ये पता चलने देना कि मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन है। जाओ और जाके जिसके गुट्टे फोड़ने हैं वो फोड़ो, किसकी गुद्दी दबोचनी उसकी दबोचो। लेकिन सिस्टम यहाँ पे जिन्वे से ये भी कहता है कि थोड़ा सा संभल के बाबू, थोड़ा सा संभल के, अगर नेजा ने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही जलवा दिखा दिया तो फिर वो डर के यहाँ से हमेशा के लिए भागे जाएंगे और जिन्वे को बाकी मिशन नहीं मिलेंगे। इसमें जिन्वे आगे से कहता है, अब यार ये बड़ी गलत बात है यार, तुम एक तो पहले सबको भेज दो मेरी तरफ फील्डिंग सेट करा के, अब मैं उनको यहाँ पे भगाऊं तो तुम ये कहो कि उन्हें भगा भी नहीं सकता ताकि मिशन नहीं मिलेंगे, ये गलत बात है। लेकिन तब तक नेजा उड़ जाता है क्योंकि अब जिन्वे कुछ कर भी नहीं सकता तो वो यही कहता है कि तुमने मेरे हाथ बांध रखे हैं, अब सब कुछ नेजा के ही भरोसे है भाई। अब इसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जिसके ऊपर हवस का डीमन जाग चुका था, इसलिए वो डाजी के पास आता है। लेकिन नैन हाई पहले से ही अंदर थे और वो मन के अंदर सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो नैन हाई के ऊपर अलग परेशानी थी, उसके फादर ने उसे मैसेज करके बताया है कि चुपचाप घर वापस आ जाओ, मुझे पता है कि तुम कहाँ गेड़िया मार रही हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें जबरदस्ती वहां से उठा के लेके आऊं घर में बंद कर दूं। इसके बाद तुम सिर्फ चूल्हा चौका ही करोगी और कुछ भी नहीं। जिसपे जुने नैन हाई से कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, वो तो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो फिर डाजी यहाँ पे जिन्वे को बता देती है ऐसा करने से तुम यहाँ पे पूरे सी ड्रैगन क्लैन के खिलाफ युद्ध छेड़ दोगे। वहीं पे नैन हाई को पता था कि उसका फादर कितना बलवान है, इसलिए वो जिन्वे से ये कहती है कि उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिन्वे नैन हाई से पूछता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नैन हाई उसे बताती है कि जो साउथर्न सी है वो यहाँ पे साउथर्न रीजन से दुगना बड़ा है और मेरे फादर वहाँ के रूलर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो पूरी जगह को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। जिस पे जिन्वे आगे से ये कहता है कि उसके पास कोई ना कोई तरीका रहेगा, तब तक वो सब कुछ फिक्स कर देगा। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फेंग हुआंग जिन्वे के पास आती है कोई लेटर लेके, ये कहते हुए कि ये बैटल रिपोर्ट है। जिन्वे आगे से पूछता है ये क्या चीज है, तो फेंग हुआंग उसे बताती है कि इसमें रिपोर्ट है और क्या है। और वो यहाँ पे जिन्वे को बताती है कि कल यहाँ पे राइटर्स अलायंस के ऊपर किसी मिस्टीरियस फोर्स ने धावा बोल दिया था और ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसने यहाँ पे उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो साले अधेड़ हो गए। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पे कल्टी मार रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने यहाँ पे ओनर्स लैंड आधा छोड़ ही दिया है। तो जिन्वे आगे से कहता है ये तो गुड न्यूज हुई ना, लेकिन फेंग हुआंग उसे बताती है ये गुड न्यूज हुई, तुम मुस्कुरा रहे हो, एक मिस्टीरियस फोर्स यहाँ पे राइटर्स अलायंस को पूरी तरीके से निपटा देता है। लीडर की भाई गोटे मुंह में आ चुके थे, वो मरते मरते बचा है, इसलिए सही सलामत भाग गया वो यहाँ से। और तुम्हें क्या लगता है अगर उसने हमारे ऊपर इस तरीके से धावा बोल दिया तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन हमें तो पता है कि वो मिस्टीरियस फोर्स और कोई नहीं नेजा ही थी। इसलिए जिन्वे आगे से कहता है अगर दुश्मन को चोट लगती है तो खुशी मुझे मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि सब कुछ चंगा है। तो फेंग हुआंग उसे कहती है भाई एक बात सुन मेरी, अगर वो हमारे पीछे आया और हमारे ऊपर हमला कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो जिन्वे आगे से कहता है कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। इस पे फेंग हुआंग को समझ में आ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे यही साला है, इसी के कर्म कांड है। तो जिन्वे उससे कहता है ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे के कानों में पड़नी भी नहीं चाहिए, नहीं मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। इससे जिन्वे के यहाँ पे जो मिशन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। जो राइटर्स अलायंस को हराने वाला था वो भी, जिससे उसको यहाँ पे गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलता है और एक लकी ड्रॉ। और साथ ही में जो साइड मिशन था जिसके अंदर उसे बुद्धिस्ट क्लैन और राइटर्स अलायंस के बीच में जो अलाई हुआ था उसे खत्म करना था, तो वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इससे जिन्वे को यहाँ पे एक और गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलता है, गॉड्स डंजन इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और साथ ही में टैलेंट सर्च का भी, जिसपे जिन्वे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तो फेंग हुआंग उसे पूछती तुम मुस्कुरा काहे रहे हो इतना। जिसपे फेंग हुआंग उसे कहता है कुछ भी नहीं, मुझे बस सोना
है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी, कंपनी दोगी मुझे? इस पे फेंग वांग ऐसे शर्माते हुए भाग जाती है, कहते हुए कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, मेरे पास भी ना नहीं गोटे बोल दूंगी तुम्हारी। इस पे जिन्होंने यही ज्यादा था नहीं तो फेंग वांग उसका दिमाग खा जाती है, कहते हुए कि कैसे किया तुमने, ये कैसे किया, वो कैसे हुआ, कौन था, कहाँ गए, इसलिए उसने ये चीज कही। तुम ट्राई मत कर लेना नहीं तो सीधा जेल में मिलोगे। खैर इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे सिस्टम से अपना डीमन समन करना शुरू करता है, जिसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साउथ सिटी की तरफ कई सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिन्होंने के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे सिटी से बाहर गए हुए हैं, और अगर जिन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे ओनरलेस लैंड के अंदर आतंक मूदता रहा तो फिर एक ना एक दिन वो लोग पूरी तरीके से सब कुछ खो देंगे। इसीलिए अभी उनके पास मौका है, अगर वो लोग यहाँ पे जिन्होंने की गुद्दी अभी ही दबोच लेते हैं और उसे निपटा देते हैं तो फिर कोई भी खतरा नहीं रहेगा ओनरलेस लैंड के अंदर। ये खुद को कुछ ज्यादा ही हीरो समझ रहे हैं। युआन होंग भी आगे से ये कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही खुद को हीरो समझ रहे हैं यार। लेकिन अचानक से इन लोगों के ऊपर एकदम जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, एकदम जबरदस्त। ये पूरी तरीके से हिल से जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि एक पावरफुल बंदा नीचे आ रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बंदा नीचे आया था वो असल में एक जाइंट गॉड था, और आगे से कहता है कौन है भाई, कौन यहाँ पे हीरोगिरी दिखा रहा है। और ऑफ कोर्स ये बंदा यहाँ पे जिन्वे की साइड पे ही था, ये उसका नया समन था। खैर ये जाइंट गॉड उन लोगों से कहता है कारे भाई काहे इतनी हीरोगिरी दिखा रहे हो। वह ये लोग जैसे ही जाइंट गॉड का ऑरा से महसूस करते हैं तो इनकी इतनी ज्यादा फटती है ये तुरंत यहाँ से भाग लेते हैं, ये कहते हुए कि हम तो इसके मुकाबले के भी नहीं है, अगर ये पात दिया तो हम लोग जहर से ही मर जाएंगे, इसीलिए भाग लो यहाँ से। अब उसी टाइम पे उस जाइंट गॉड की नजर यहाँ पे युआन होंग के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से ऑरा निकल रहा था। बेसिकली इन दोनों की बनने नहीं वाली थी। बोवेन को भी यही लगता है कि यहाँ पे जाइंट गॉड उनकी तरफ ही आगे बढ़ेगा क्योंकि उसके कुछ अच्छे इरादे नहीं है। लेकिन जिन्वे उन लोगों से कहता है शांत रहो हर कोई, ये हम में से एक ही है। खैर इसके बाद जाइंट गॉड यहाँ पे जिन्वे के सामने झुकता है और उसे ग्रीट करता है, ये कहते हुए कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। तो जिन्वे यहाँ पे जाइंट गॉड से कहता है कि अब से तुम मेरे यहाँ पे असॉल्ट जनरल बनोगे और सभी एनिमीज को यहाँ पे एक तरीके से साफ कर दोगे पाद मार के। इस पर युआन होंग जिन्वे को यहाँ पे बधाई देता है कि जिन्वे को यहाँ पे एक और जनरल मिल चुका है। वहीं पे जिन्वे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ पे ओनरलेस लैंड के अंदर से राइटर्स अलायंस पूरी तरीके से भाग चुका है, तो फिर अब यहाँ पे पूरे ओनरलेस लैंड के ऊपर कब्जा करने का सही समय आ चुका है। इसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहा था, और बोवेन यहाँ पे जिन्वे को बताता है कि उन लोगों ने अभी तक जितने भी सिटीज को कैप्चर किया है उनमें से उन लोगों को यहाँ पे 1,07,000 सोल्जर्स मिल चुके हैं, लेकिन वो सभी यहाँ पे एकदम जिद्दी हैं, इसलिए उन लोगों को ट्रेन करना काफी ज्यादा टफ हो गया है। इसलिए जिन्वे यहाँ पे युआन होंग को ये चीज कहता है कि तुम उन्हें यहाँ पे ट्रेन कराओ, तो फिर नेजा आगे से नाराज हो जाता है, ये कहते हुए कि मुझे ये काम क्यों नहीं दिया गया। इस पे जिन्वे उसे ये कह देता है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है, और वो हम लोगों को बताता है कि नेजा के मुकाबले में युआन होंग थोड़ा बहुत शांत है और वहाँ पे ट्रुप्स को आसानी के साथ लीड कर सकता है, नेजा तो उनकी मुंडी ही फोड़ देगा। वह जिन्वे बोवन से कहता है कि तुम इसके साथ जाओ और इसे असिस्ट करो। वह जिन्वे गोंगबाओ से कहता है कि तुम जाइंट गॉड के साथ बात करते रहो, तुम उसके साथ अच्छे से बात कर सकते हो। इसके बाद वो बाकी लोगों को यहाँ पे से भेज देता है और नेजा से कहता है कि तुम यहाँ पे जब रेडियस अलायंस के साथ फाइट कर रहे थे तब तुमने यहाँ पे क्या कोई बुद्धिस्ट मॉन्क देखा था, जिसपे नेजा यहाँ पे जिन्वे को बताता है कि वहाँ पे टोटल 5 मॉन्क थे और वो पांचों ही कमाल के थे, खासकर वो 4 जो कि एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो यहाँ पे आसानी के साथ में किसी भी ऐसे बंदे के साथ फाइट कर सकते थे जो यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल रियलम पे होता। वह पे जिन्हे इससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो 5 ही थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वेस्टर्न बुद्धिस्ट क्लैन अब उसके पीछे पड़ ही चुका है, वो उसे सच में यहीं पे निपटाना चाहते हैं। वह पे जिन्वे सिस्टम से कहता है कि मैंने जो बचे हुए 2 गॉड्स को समन किया था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो सिस्टम यहाँ पे जिन्वे को बताता है कि वो दोनों आने वाले हैं, बस थोड़ा सा आराम करो। क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पे सिर्फ एक ही समन किया था, तो जिन्वे पूछता है कि दूसरा कहाँ पे है। तो सिस्टम उसे बताता है कि जब वो आएगा तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। वह पे जिन्वे ने नेजा से कहा है कि तुम अपनी पावर्स को लगातार कलेक्ट करते रहो और उन्हें रिकवर करते रहो। तो नेजा आगे से पूछता है मगर ऐसा क्यों। इस पे जिन्वे उसे बताता है कि तुम यहाँ पे एक पावरफुल एनिमी के साथ फाइट करने वाले हो और उसका नाम यहाँ पे पिंग टियान है जो कि एक डीमन लॉर्ड है। उसी टाइम पे फेंग वांग जिन्वे के पास आती है और उसे बताती है कि 2 लोग उससे मिलने के लिए आए हैं और वो खुद को यहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर हॉर्न बुला रहे हैं। उसी टाइम पे सिस्टम जिन्वे के पास आता है और उसे बताता है कि उसके दोनों समन्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें से एक का नाम गोल्डन हॉर्न है और दूसरा का नाम सिल्वर हॉर्न है। दोनों ही सुप्रीम वरनेबल सॉवरेन के बच्चे हैं और उनकी रेस गॉड है और उनकी कल्टीवेशन यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम की 3rd स्टेज है, बाकी ना जानो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जिन्वे उन दोनों से मिलने के लिए जाता है और वो फेंग वांग बताता है कि उसने उन दोनों को यहाँ पे इनवाइट किया है और वो दोनों ही यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के इंडिविजुअल्स हैं। इस पे फेंग वांग काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो खुद यहाँ पे सिर्फ गोल्डन कोर रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद जिनकी एज उससे कम है लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह भी जिन्वे थोड़ा सा बुद्धि चलाते हुए हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर हॉर्न के पास 5 मैजिकल वेपन्स है और जिन्वे अपने मन के अंदर सोचता है कि सालों में से कहीं से 2 में निकलवा लूं तो मजा ही आ जाए। इसके बाद हम लोग सिल्वर हॉर्न और गोल्डन हॉर्न को देख भी लेते हैं और ये दोनों एक ही सिक्के के गोल्डन एंड सिल्वर हॉर्न है। वह पे जिन्वे जब इन दोनों से मिलता है तो वो इनसे कुछ ज्यादा ही एकदम बातें कर देता, हम छाछ में डुबा के जबान में बात कर रहा था। वो तुम लोग आए मुझे खुशी हुई, मैं तुम लोगों के बिना सही न रहता, मैं सलामत नहीं रहता, तुम लोग आए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसपे वो लोग आगे से कहते भी हैं कि आप कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, लेकिन जिन्वे
आगे से कहता है कि मैं पोलाइट नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम जैसे दो महान लोग मेरे किंगडम के अंदर आए तो फिर हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों की तारीफ करनी ही चाहिए, जिसपे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर हॉर्न अपने पास से यहाँ पे 7 स्टार की एक शॉट बाहर निकालता है, जो कि वो जिन्वे को यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे देने वाला था। और फिर जिन्वे हम लोगों को बताता है कि इन दोनों के पास यहाँ पे कोई भी सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि इंट्रोवर्ट है ये, वो भी एकदम दबा के। इसलिए थोड़ी बहुत तारीफ से ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब साले ने 5 में से एक वेपन निकलवा ही लिया और ये किसी न किसी दिन चारों भी निकलवा लेगा। खैर इसके बाद जिन्वे का काम हो चुका तो यहाँ पे तारीफ बंद कर देता है। ये कहते हैं कि चलो चल के खाना पीना खा लेते हैं, दूर से आओगे तो थक गए होगे। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर जिन्वे ने यहाँ पे ओनरलेस लैंड के अंदर और भी कई सारी सिटीज को कैप्चर कर लिया, लेकिन ये रूमर काफी ज्यादा तेजी के साथ फैलता जा रहा था कि उसके ऊपर यहाँ पे डीमन ने पोजेस कर लिया है और उसकी बॉडी को चलाने वाला एक डीमन है। इसके बाद हम लोग जिन्वे को दोबारा डिस्कशन में देखते हैं, जहाँ पे वो ब्लैक विंड विलेज वालों से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। तो फिर ब्लैक विंड विलेज का जो आर्मी चीफ था वो जिन्वे को बताता है कि वो लोग किसी भी टाइम यहाँ पे फाइट करने को रेडी हैं। तो फिर जिन्वे यहाँ पे आर्मी चीफ से कहता है कि तुम जायंट गॉड और यहाँ पे गोंगबो तीनों एक साथ मिलोगे और यहाँ पे ब्लैक विंड विलेज की मदद करोगे पूरी तरीके से फैलाने में, सिटीज को कैप्चर करने में। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे वैंग यान से पूछता है कि तुम्हारा कैट रेस क्या कर रहा है, जिसपे वैंग यान जिन्वे को बताता है कि वो लोग भी रेडी हैं कभी भी फाइट करने के लिए। तो फिर जिन्वे यहाँ पे वैंग यान को सिल्वर और गोल्डन हॉर्न के साथ में लगा देता है, ये कहते हुए कि तुम लोग कैट आर्मी को लो और ओनरलेस लैंड के अंदर जो भी रीजन है उनके ऊपर कब्जा कर लो। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो फेंग हुआंग जिन्वे से पूछती है कि तुम अभी भी इतना शांत कैसे हो, क्या तुमने र्यूमर के बारे में नहीं सुना कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी डीमन का साया है और तुम उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। सॉरी, वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इस पर जिन्वे आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे ऊपर किसी इविल ने कब्जा किया हुआ है? नहीं ना। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे फेंग हुआंग जिन्वे से कहती है कि कियानवे किंगडम और यहाँ पे पूरी साउसा सिटी पूरी तरीके से र्यूमर से भर चुकी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि वो लोग इस र्यूमर के ऊपर यकीन कर लेंगे और तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे? जिस पे जिन्वे आगे से कहता है कि उसके पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है सभी फालतू की चीजें क्लियरफाई करने का, उन लोगों को वैसे भी यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजों को क्लियर करना और मेजर करना है। फेंग हुआंग उसे पूछती है कौन सी चीज है, तो जिन्वे उसे बताता है। तो जिन्वे आगे से कहता है कि ये एक सीक्रेट है और वो फेंग हुआंग से कहता है कि इतना याद रखना कि हमें यहाँ पे कभी भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस पे फेंग हुआंग नाराज हो जाती है कि तेरा राज कहाँ छुपा के रखोगे भाई, कहाँ लेके जाओगे? वही पे जिन्वे हम लोगों को बताता है कि बुद्धिमान इंसान को पता होगा कि राइटर्स अलायंस इसका इस्तेमाल सिर्फ मेरे खिलाफ कर रहा है ताकि वो मेरे साथ वॉर कर सके। रही बात नॉर्मल पब्लिक की, तो फिर उन लोगों को बस यहाँ पे बिजनेस करना और सिविल टैक्स को थोड़ा सा मेंटेन करना है। अगर उनकी जिंदगी में सब कुछ चंगा चल रहा है तो फिर उन्हें सरकार से कोई लेना देना नहीं है और न ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि उनको लीड करने वाला एक डीमन ही क्यों ना हो, वो उसे फिर भी सपोर्ट करेंगे, विच इज ट्रू। इसके बाद हम लोग जिन्वे को रात में देखते हैं, जिसके बाद वो घंटी बजाता है तो फिर यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक रिवर्स आ जाते हैं। तो जिन्वे उन लोगों से पूछता है कि डिमोनिक पाथ में क्या क्या चल रहा है। इस पे ब्लैक रिपर जिन्वे को बताता है कि यहाँ पे जो पिंक टियान है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को यहाँ पे हमेशा के लिए सुलाते जा रहा है। पूरे डिमोनिक पाथ के अंदर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे पिंक टियान के साथ जाके भिड़ जाए। व्हाइट रिपर जिन्वे को बताती है कि पिंक टियान के सामने यहाँ पे गोल्डन रियलम कुछ भी नहीं है, सॉरी गोल्डन इमॉर्टल रियलम। हाल ही में अंडरवर्ल्ड के अंदर ऐसे कई सारी सोल्स आ रही हैं जिनके रियलम यहाँ पे गोल्डन टू इमॉर्टल रियलम है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे पिंक टियान के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और वो लोग यहाँ पे एक झटके के अंदर हारे गए। इससे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि पिंक टियान के साथ निपटना काफी ज्यादा टफ होने वाला है। इसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि कोई और खास न्यूज जिसके बारे में तुम बताना चाहो। इस पे ब्लैक रिपर जिन्वे को बताता है कि उसको ये जुआन याद है। तो फिर हमें ये जुआन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि वही बंदा है जिसकी बॉडी के ऊपर एक डिमोनिक कल्टिवेटर ने कब्जा कर लिया था। जिन्वे हम लोगों को बताता है कि ये जुआन की बॉडी के ऊपर यहाँ पे युनचंग नाम के एक डिमन ने कब्जा कर लिया था। ब्लैक रिपर जिन्वे को बताता है कि उसने हाल ही में यहाँ पे डार्क नाइट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। इस पे जिन्वे आगे से कहता है अरे वाह, मेरे एनिमी अब टीम अप भी कर रहे हैं मुझसे भिड़ने के लिए, काफी ज्यादा अच्छी बात है। और जिन्वे उन दोनों से कहता है कि इनके ऊपर नजर बनाए रखो, जैसे ही समय आएगा तो हम इनकी गुद्दी दबोच लेंगे। अब इसी के बाद जिन्वे के पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि साइड मिशन था, जिसके अंदर जिन्वे को अब यहाँ पे पूरी तरीके से ओनरलेस लैंड के ऊपर कब्जा करना था। मिशन के डिटेल्स में बताया जाता है कि यहाँ पे जो होली एम्परर है वो जिन्वे से काफी ज्यादा खुश है। अगर वो यहाँ पे ओनरलेस लैंड को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है तो फिर होली एम्परर और भी ज्यादा खुश हो जाएगा और जिन्वे यहाँ पे होली एम्परर की साइड पे आ जाएगा। और ये मिशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जिन्वे को यहाँ पे एक बार गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलेगा और एक और गॉड आर्मी समन करने का मौका मिलेगा और साथ ही में एक और नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। जिन्वे उन दोनों से पूछता है अगर वो यहाँ पे ओनरलेस लैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है तो फिर वो यहाँ पे होली एम्परर का चहिता कैसे बन जाएगा। जिस पे ब्लैक रिपर जिन्वे को बताता है कि होली एम्परर के लिए ये काफी ज्यादा इजी चीज है, क्योंकि वो इसकी मदद से यहाँ पे बैलेंस बनाए रह सकता है और ये उसके लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, जिससे ओनरलेस लैंड के अंदर उसका दबदबा बना रहेगा बिना किसी दिक्कत के और उसे यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक रिपर जिन्वे को बताता है कि ओनरलेस लैंड के अंदर यहाँ पे 9 डीमन लॉर्ड्स हैं और 5 राइटियस लॉर्ड्स हैं जो कि पूरे स्ट्रॉन्ग हैं और
होली एम्परर दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर वो किसी एक को करेगा तो फिर सामने वाला नाराज होगा ही। लेकिन जिन्वे का यहाँ पे ओनरलेस लैंड के ऊपर कब्जा करना बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी होली एम्परर के लिए, जिससे वो यहाँ पे इस लैंड को मेंटेन भी कर सकता है और यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जहाँ पे उसे किसी चीज से डरना होगा। जिस पे जिन्वे आगे से कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का स्केल है उसे बढ़ा दो, यानी कि भर्ती करने की जो संख्या है उसे डबल कर दो। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन स्कूल के बारे में पूछता है जो कि यहाँ पे सेनयान के अंदर है। जिस पे ब्लैक रिवर जिन्वे को बताता है कि जैसा उन लोगों ने प्लान किया था वैसा ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। धीरे धीरे करके कल्टीवेटर सेक्ट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के साथ साथ कई सारे डिसेपल्स भी आ रहे हैं। इस पे जिन्वे उसे कहता है कि जब तुम यहाँ से जाना तो फिर उन्हें ये बात बता देना कि कोई भी इंसेस्टर हो तो फिर उसका कल्टीवेशन यहाँ पे कम से कम गोल्डन कोर रियलम होना ही चाहिए। इसके बाद जिन्वे के पास नोटिफिकेशन आता है कि युआनबा अपने जर्नी से वापस आने वाला है, जिस पे जिन्वे काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने युआनबा को यहाँ पे गॉड से डंजन के अंदर भेजा था। जिसके बाद वो दोनों रिपर से कहता है कि तुम दोनों जा सकते हो और फिर सिस्टम जिन्वे से इतना ही कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि तुम बाहर जाके युआनबा से मिलो क्योंकि उसके साथ और भी कई सारे लोग आ रहे हैं। जिस पे जिन्वे और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे युआनबा ने कई सारे लोगों को भर्ती किया होगा, अब उसके पास और भी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। इसके बाद जिन्वे जब बाहर जाता है तो बाहर उसके इंतजार में कई सारे लोग खड़े हुए थे। वहीं पे युआनबा सबसे आगे खड़ा था। जिसके बाद वो नीचे झुक के जिन्वे को यहाँ पे ग्रीटिंग्स देता है और पीछे में उड़ के उन लोगों से कहता है खड़े क्या हो बे, जल्दी से घुटनों पे बैठो और यूनिवर्सिटी को ग्रीट करो। इस पे वो सभी लोग भी नीचे बैठते हैं और जिन्वे को यहाँ पे ग्रीट करते हैं। वहीं पे युआनबा इन सभी डिसेपल्स का फादर है और जिन्वे ये सुन के हैरानी हो जाता है और वो युआनबा से कहता है कितने सारे बच्चे, कितनी बीवी है रे तेरी। इस पे युआनबा आगे से कहता है ऐसा नहीं है, ये सभी ऑर्फन्स थे, मुझे इन्हें यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ा, नहीं तो ये पीछे जाके मर ही जाते। इस पे जिन्वे आगे से कहता ऐसी बात है क्या, चिंता न करो, मैं तुम सभी लोगों का ख्याल रखूंगा। इसके बाद सिस्टम यहाँ पे जिन्वे को युआनबा का एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है जहाँ पे तुम देखते हो तो युआनबा की कल्टीवेशन अभी यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम की 9th स्टेज हो चुकी थी। इसको देख के यहाँ पे जिन्वे की आंखें ही बाहर आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे उसने रेड बॉय को भी सप्रेस कर दिया था कल्टीवेशन के मामले में। वहीं पे युआनबा जिन्वे को बताता है उसके बच्चों में से सबसे कमजोर यहाँ पे नासन सोल रियलम पे है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल रियलम पे है। इसको सुन के जिन्वे की दोबारा आंखें बड़ी हो जाती है। वो आगे से कहता है कि तो पहले ही बाहुबली है, इनको यहाँ पे क्यों लेके आए तुम। साथ में युआनबा जिन्वे को यह भी बताता है कि उसकी मुलाकात यहाँ पे कॉन्ग जुआन से भी हुई थी जो कि इस दुनिया के अंदर अपनी ही काइंड का पहला बंदा है और उसकी वजह से ही यहाँ पे युआनबा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया है और उसने यहाँ पे गोल्डन विंग रॉक की फिजिक को भी पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जिन्वे आगे से कहता है बहुत अच्छे, चलो मुझे अच्छे से बताओ कि तुमने इतने समय में क्या क्या किया। इसके बाद वो युआनबा को अंदर लेके जाता है और उसे अच्छे से खिलाता पिलाता है। वह जिन्वे सिस्टम से पूछता है कि जिस दुनिया के अंदर यहाँ पे युआनबा था वहाँ पे कोई भी राजे नहीं थे और बाकी और कोई भी नहीं था, ऐसा क्यों भाई। तो सिस्टम यहाँ पे जिन्वे को बताता है कि गॉड्स के पास उनके खुद के वर्ल्ड होते हैं और उनकी दुनिया का जो हेवन डाउ है उसको यहाँ पे सिस्टम ने कॉन्कर कर लिया है, यानी कि युआनबा को जो वर्ल्ड है वहाँ पे सिस्टम ने अपना कब्जा मार लिया है। बेसिकली वो उसके छोटे घर की तरह हो रखा है। ऐसे सिस्टम यहाँ पे युआनबा के वर्ल्ड को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। जब यहाँ पे जिन्वे उन्हें समन कर लेता है तो फिर यहाँ पे जो हेवन रहता है यानी कि युआनबा के वर्ल्ड का हेवन वो यहाँ पे किसी और को युआनबा की ड्यूटी पे लगा देता है ताकि उनका रोल यहाँ पे प्ले होता रहे और युआनबा यहाँ पे भी अपना काम करता रहे। लेकिन जब जिन्वे यहाँ पे गॉड्स डंजन इस्तेमाल करता है तब युआनबा को उसकी पोजीशन में दोबारा भेज दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। इससे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि ये रियल गॉड्स हैं। सिस्टम उसे कहता है पहले ही बताया था कि हम इनकी सिर्फ मेमोरीज और इनके रोल को चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं, बाकी ये रियल गॉड ही हैं। इसके बाद सिस्टम यहाँ पे जिन्वे को ये भी समझा देता है कि जो कैरेक्टर्स यहाँ पे समन किए जाते हैं उनकी मेमोरीज को सच में चेंज कर दिया जाता है क्योंकि इस वजह से कई सारे वर्ल्ड आपस में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यांग जियान को यहाँ पे समन किया जाए जर्नी टू द वेस्ट से तो यांग जियान होगा जो कि गॉड वर्ल्ड के अंदर रहता है वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड्स के अंदर भी होता है क्योंकि अगर दो लोग इकट्ठा एक जगह पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और इसके काफी ज्यादा बड़े परिणाम हो सकते हैं। तो फिर युआनबा जिन्वे से पूछता है अगर कुछ ऐसा हो जिसकी मदद से वो लोग दोबारा वापस जा सके तो फिर वो अपने कुछ भाइयों को भी बचा सकते हैं। तो जिन्वे उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं ये सब कुछ देख लूंगा, अभी के लिए तुम जाके आराम कर लो, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे टेंगो के बारे में पूछता है तो सिस्टम उसे बताता है कि वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा क्योंकि जिन्वे यहाँ पे डंजन है, यानी कि उसी से ही वो लोग होके गुजरेंगे और उसी से ही वो लोग बाहर आएंगे। तो जब टेंगो आएगा तो वो जिन्वे के पास ही आएगा। वहीं पे जिन्वे अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे करे तो फिर वो यहाँ पे सा वूजिंग, युआन होंग और बाकी लोगों को भी तो भेज सकता है ना। इस पे जिन्वे मन के अंदर सोचता है कि अब उसे यहाँ पे और भी लोगों को, पावरफुल लोगों को भेजना चाहिए, लेकिन ऑथर ऐसा करता नहीं है। वो हर बार यहाँ पे कमजोर लोग को ही भेजता है, फिर मानना एकदम ईजी हो जाएगी ना। इसीलिए खैर ये जो युआनबा वाले बच्चों वाली बात है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है तो जिन्वे ने यहाँ पे इन्हें छुपा के रखा है अपने हिडन कार्ड के तरीके, ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे जिन्वे ने क्या क्या छुपा के रखा है। इसके अगले सीन में हम लोग जिन्वे को कियानुए किंगडम के अंदर देखते हैं जहाँ पे ताइसी आगे से पूछता है कि आपको कुछ कहना है क्या। इस पे जिन्वे आगे से कहता है मैं आसपास के नेशंस के साथ यहाँ पे वॉर करना चाहता हूँ। जिसपे ताइसी यहाँ पे जिन्वे से इतना ही कहता है ये काफी ज्यादा टफ हो सकता है क्योंकि वो लोग पहले ही यहाँ पे ऑनरलेस लैंड के अंदर फाइट कर रहे हैं और अगर वो लोग यहाँ पे भी फाइट करने लगेंगे तो फिर उन्हें चारों तरफ से घिरा जा सकता है। बगल
में ही युआनबा खड़ा था। वो आगे से कहता है कि जब तक वो यहाँ पे है तब तक उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पे ताइसी और बाकी मंत्री यहाँ पे मान ही जाते हैं क्योंकि अब वो कर भी क्या सकते हैं, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं तो फिर फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि सबसे पहले वो लोग किसे बलि का बकरा बनाएंगे। इस पे जिन्होंने आगे से कहता है कि हम लोग शुरुआत यहाँ पे वूके किंगडम के साथ में करेंगे। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है गुआन यू को यहाँ पे बुलाना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुआन यू जिन्वे के पास आता है और पूछता है कि क्या बात करनी है। जिन्वे उसे पूछता है क्या ताकतवर बनना चाहते हो, जिसपे गुआन यू को कुछ समझ में नहीं आता है। तो जिन्वे उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ जिससे तुम खुद को स्ट्रांग बना सकोगे, कुछ पावरफुल सबऑर्डिनेट्स अपने साथ ला सकोगे और कुछ यहाँ पे ट्रेजर्स को भी अपने साथ ला सकोगे। दरअसल जिन्वे यहाँ पे पूरी हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था कि 100 सालों पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। वहीं पे यहाँ पे जो गुआन यू है वो यहाँ पे जर्नी टू दी वेस्ट वाले वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। सिस्टम भी आगे से अप्रूव कर देता है कि गुआन यू पे जर्नी टू दी वेस्ट के और रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम के अंदर जा सकता है। जिन्होंने यहाँ पे गुआन यू से वही बात कहता है जो उसने युआनबा से कही थी कि वो अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके उसको वो दूसरे अनदर वर्ल्ड के अंदर भेज सकता है जहाँ पे वो सदियों तक रहेगा, ताकतवर बनेगा, लेकिन उसको मरना नहीं है। इस पे नैन आई, डाजी और गुआन यू तीनों ही हैरान हो जाते हैं सुप्रीम पावर के बारे में सुन के। अब जिन्होंने ज्यादा कुछ कहता नहीं है, वो यहाँ पे गुआन यू को डायरेक्ट जर्नी टू दी वेस्ट के वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। इसके बाद गुआन यू वहाँ से एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसको देख के नैन आई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिन्वे से पूछती है कि वो सच में यहाँ पे सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसपे जिन्वे आगे से कहता है हाँ वो कर सकता है। जिसके बाद ये लोग दोबारा यहाँ पे साउथ सिटी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद अगला सीन वैंग टियन क्लिप का होता है जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आगे से कह रहे थे कि डीमन लॉर्ड बाहर आओ। तो फिर हम लोग एक डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा था। इसके बाद हम लोग एक लड़की को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे नॉर्थन स्नोई पीक से थी, जिसका नाम हुयू था। वह पे उस लड़के से पूछती है कि हम इसे सच में रोक सकते हैं, जिस पे वो लड़का आगे से कहता है अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। वो डीमन लॉर्ड इन लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल पे और छोटी मोटी चीटियां मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद वो बंदा यहाँ पे अपने ब्रदर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे इस डीमन लॉर्ड को रोकना पड़ेगा, हम इसे अपने घर के अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं। आज हम लोगों को भले यहाँ पे मरते दम तक लड़ना पड़े तब भी हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे। और डीमन लॉर्ड आगे से कहता है कि तुम यहाँ पे खुद को कुछ ज्यादा ही आ कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पे डीमन क्लैन के बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन सभी को यहीं पे ही निपटा दो, जिसके बाद हमें जुनवे का भी नंबर लगाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वूके किंगडम के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जुनवे डायरेक्ट एंट्री मारता है और उन लोगों से कहता है तुम्हारा किंग कौन है भाई, जल्दी से बाहर आओ। इस पे यहाँ का किंग बाहर आता है और वो आगे से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। जुनवे उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँगा, तुमने यहाँ पे कभी कियानवे किंगडम के खिलाफ में कुछ किया था ना, तुमने कभी सोचा भी नहीं कि वो चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। इस पे वूके किंगडम का जो एम्परर था वो आगे से यहाँ पे रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और घुटने टेक के जुनवे से कहता है ये उसकी ही गलती थी, उसे पता था कि ये दिन आएगा और वो जुनवे से रिक्वेस्ट करता है कि वूके किंगडम के जितने भी लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। वो अपनी गलती के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को राजी है। जिसपे वूके किंगडम के जितने भी लोग थे वो आगे से दरिया दिल में बह जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि हमारे एम्परर ऐसे कैसे खुद को यहाँ पे लज्जित कर सकते हैं, यानी कि बेचते। इसके बाद आगे से कहते हैं कि हमें यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना चाहिए अपने एम्परर के लिए। और वो सभी जुनवे से कहने लगते हैं क्या तुम्हें सच में हमारे एम्परर और किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। इस पे जुनवे आगे से कहता है जब तक एम्परर किंग अपने आप को यहाँ पे निपटा लेते हैं तब तक मैं यहाँ पे वूके किंगडम को कुछ भी नहीं करूंगा। और ऑफ कोर्स एम्परर इस चीज के लिए नानुकुर कर ही रहा था तो जुनवे उसके ऊपर हमला करता है और उसे खुद ही निपटा देता है। एम्परर के निपट जाने के बाद में जुनवे के बारे में यहाँ पे बात होने लगती है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि एम्परर नहीं रहा और जुनवे उन लोगों से कह देता है कि अब से वूके किंगडम नहीं रहेगा, अब से इस पूरी जगह को कियानवे किंगडम के अंदर लिया जाएगा। वह भी कियानवे किंगडम से कुछ लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पे वूके किंगडम के अपने दोस्तों को लेटर में लिख के भेजा था कि जुनवे काफी अच्छा राजा है, वो यहाँ पे अपने लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट करता है, अगर वो तुम्हारे किंगडम में दिखाई दे तो अच्छे से उसकी बातचीत करना और उसकी तारीफ करना। इसलिए सभी यहाँ पे एम्परर को वूके एम्परर को पूरी तरीके से बुला ही देते हैं कि वो साला काफी एग्जिस्ट भी करता था। ये अब यहाँ पे जुनवे को अपना एम्परर मान लेते हैं। जनता से बड़ा डोगला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इस बात को तुम मान लो। उसी टाइम में जुनवे के पास नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे टेंगो वापस आने वाला है अपने डंजन से। जिस पे जुनवे पीछे मुड़ता है और कौन सा उसे कहता है कि यहाँ का बेड़ा तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ किसी काम से। इसके बाद जुनवे किंगडम के पास पहुंचता है तो बाहर युआनबा ही खड़ा था। वो भी जुनवे से पूछता है कि आप अकेले क्यों आए हुए हो, तो जुनवे उसे बता देता है कि वो टेंगो का इंतजार कर रहा है। इस पे युआनबा भी आगे से कहता है कि वो भी देखना चाहता है कि टेंगो ने कितना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। इसके बाद जब वहां से पोर्टल खुलता है तो फिर टेंगो बाहर निकलता है, लेकिन इसके हालात खुद खराब थे। इसकी हालत दिल्ली के कुत्तों की तरीके हो रखी थी, मार खाया हुआ एकदम गुस्से में। जिन्होंने से पूछता है क्या हुआ भाई, कहाँ घुस गए थे, किसने तुम्हें पकड़ लिया। इस पे टेंगो यहाँ पे जिन्होंने से इतना ही कहता है कि उसे वापस भेज दिया जाए, वो यहाँ पे ट्रू लॉर्ड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। इस पे जिन्होंने को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे एयरलैंग सन की बात कर रहा है जो कि एक ट्रू लॉर्ड है। ये पक्का उसके साथ भीड़ रहा होगा, लेकिन तभी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन वाला टाइम खत्म हो गया तो ये यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। जिन्होंने उन दोनों से कहता है चिंता न करो, इस दुनिया का टाइम और उस दुनिया का टाइम बिल्कुल अलग अलग चलता है। वो अगली बार यहाँ पे
यांग जियान को ही खींच लाएगा उसकी दुनिया से, और जब उन लोगों को वापस भेजेगा तो वो लोग उसी टाइम पे वापस पहुंच जाएंगे जहां से इन लोगों ने छोड़ा था। इस पे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं जिन्होंने की इतनी पावरफुल चीजों को देख के। जिन्होंने उन दोनों से इतना ही कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं किसी को भी तुम्हारी दुनिया से खींच के ला सकता हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन कम है तो फिर मैं अपनी सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, जिसपे उन दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जेन्युइन सिस्टम से कहता है कि जरा मुझे टेंगो का यहाँ पे एट्रीब्यूट सिस्टम दिखाना, तो फिर हमें यहाँ पे टेंगो के कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि गोल्डन इमॉर्टल रियलम की फर्स्ट स्टेज थी। इसको देख के जेन्युइन बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे युआनवा की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी जितनी टेंगो की बढ़ गई। युआनवा की स्ट्रेंथ यहाँ पे सिर्फ ट्रू इमॉर्टल तक ही बढ़ी थी, लेकिन टेंगो की यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल रियलम तक बढ़ गई। अब उसी टाइम पे जेन्युइन के पास एक न्यूज रिपोर्ट आती है। ये उसी रिपोर्ट के बारे में जो मैंने पहले बताया था कि पिंक टियान यहाँ पे कुछ लोगों के साथ भिड़ने वाला है, वही जिनके बारे में बता रहा था मैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो गया तो फिर हमें उसकी कहानी आगे पता चलती है कि 5 हीरोज तो लड़े थे, उनमें से 3 तो निपट ही गए भाई। लड़ते लड़ते ही 2 जो बचे वो अधमरे हो गए और उन्हें वापस लेके जाया गया। इसके बाद वहाँ पे कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं सिर्फ पिंक टियांग को रोकने के मामले में, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे रोक नहीं पाए। इससे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि पिंक टियांग को रोकना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है और वो लगातार उनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। वह जिन्वे को पिंक टियांग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही पता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है। वो एक बुल डीमन के तौर पे पैदा हुआ था और उसके पास यहाँ पे बुल मैजिक किंग की जितनी पावर्स हैं। हालांकि अभी तक युआनवा को पता नहीं कि पिंक टियांग कौन है, इसलिए वो आगे से कहता है चिंता ना करिए, मैं उसे अकेले ही हैंडल कर लूंगा। लेकिन जिन्वे उसे कहता है कि अकेले नहीं कर पाओगे पालक, हमें सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो कहता है कि सभी लोगों को बुलाओ, हम लोगों को इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन्वे ने यहाँ पे अपनी फोर्स को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। नानमिंग जनरल के बारे में तुम्हें पता होगा, घोड़ी के बाप के बारे में, वो दोबारा दिखाई ही नहीं गई, पता नहीं क्यों। ठीक भी है ना ही दिखाया जाए। इसके बाद बचे हुए जो जिन्वे के सबऑर्डिनेट्स थे जिनको उसने समन किया है वो उनको अपने पास बुला लेता है ताकि वो लोग यहाँ पे पिंक टियान के बारे में डिस्कस कर सके। इसके बाद अगला सीन होली कोर्ट का होता है और हम लोग यहाँ पे जुयान किंग को देखते हैं। उसको बार बार कुछ अनईजी फील हो रहा था और ये अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थी, और ये अनईजी फीलिंग और कुछ भी नहीं, इसे जिन्वे की याद आ रही थी। काम धंधा कर लो यार, कुछ एक ही काम है तुम्हारे पास, कल्टीवेशन, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जुयान किंग की सीनियर सिस्टर आती है जिसका नाम सिस्टर मो है, और वो उसे पूछती है क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ हुआ क्या, कहीं जिन्वे के बारे में तो नहीं सोच रही हो। इस पे जुयान किंग उसे कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, लड़के फंसाओ जाके। इस पे सिस्टर मो भी यहाँ पे एकदम पढ़े लिखे बच्चे की तरह उसे एडवाइस देते हुए कहती है वो तुम्हारे लायक नहीं है, गली का कुत्ता है वो, तुम एक होली सेक्ट की स्पिरिट चाइल्ड हो, उसको यहाँ पे तुम्हारे लिए इंतजार करना चाहिए, तुम्हारे पीछे भागना चाहिए ना कि तुम्हें। और ये भी यहाँ पे जुयान मिंग से इतना ही कहते हैं कि कुछ काम धंधा कर लो यार, कल्टीवेशन ही कर लो, यही काम है तुम्हारे पास। लेकिन जुयान किंग ने अपना पक्का इरादा कर लिया था कि वो जिन्वे को ही अपना पति देव मानेगी और किसी को नहीं, छुरा लेके बैठेगा सुहागरात पे। इस पे सिस्टर मो भी आगे से कहते थे धन्य हो प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप अपना देखिए। और वो मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे जिन्वे को डीमन लॉर्ड पिंक यांग टारगेट करने वाला है और ऐसा तो लगता नहीं कि वो जिंदा बचेगा यहाँ पे डीमन लॉर्ड से। सिस्टर मो को बस इसी बात का दुख है कि यहाँ पे जुयान किंग अब दोबारा कभी जिन्वे से मिल नहीं पाएगी। लेकिन हम लोग जुयान किंग को देखते हैं और उसका अलग ही प्लान था। ये इसने प्लान बना लिया था कि आज रात ये यहाँ से भाग के जिन्वे से मिल के रहेगी, भले ही चाहे से पैरे क्यों ना तुड़वाने पड़े। जिसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि डिस्कशन के बीच में बैठा हुआ था और वो रेड बॉय से पूछता है कि तुमने कभी यहाँ पे बुल डीमन किंग के बारे में सुना है। जिस पे रेड बॉय आगे से बताता है उसने सुना है, ये उसके फादर है जो कि एक हार्टलेस मैन है। तो फिर जिन्वे उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो इतने टाइम पे कहाँ पे है। तो फिर रेड बॉय आगे से कहता है कि हमने तो साला एक दूसरे को पता नहीं कितने जन्मों से देखा भी नहीं, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पे होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको उसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ क्यों रहा है। इस पे जिन्वे आगे से कहता है क्या बात करते हो यार, वो तुम्हारा बाप है। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे पिंक टियान रेड बॉय का बाप है, लेकिन रेड बॉय आगे से कहता है मुझे नहीं पता कि वो मेरा बाप कैसे है, लेकिन वो इतने समय पता नहीं क्या कर रहा है। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक और रिपोर्ट उड़ते हुए आती है और ये वाली रिपोर्ट हर तरफ से आ रही थी, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर तरफ से, क्योंकि वहाँ पे एक टेरिफाइंग और महसूस हो रहा था पूरी जगह से ही। इसे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि डीमन लॉर्ड पिंक टियान अब उसकी सिटी के अंदर घुसने वाला और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। इसके बाद हम लोग पिंक टियान को देखते हैं जो कि जिन्वे की कासल की तरफ लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा था। वहाँ पे बोवेन जिन्वे से पूछता है कि हम लोग कल्टी मार ले क्या, तो जिन्वे आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कितना भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना शक्तिशाली है, उसका मेरे जनरल्स के सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। वहाँ पे हम लोग पिंक टियान को देखते हैं जो कि लगातार अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी रहा था। इसकी आर्मी यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट है और कुछ भी नहीं। वहाँ पे रेड बॉय को जैसे ही यहाँ पे पिंक टियान का ऑरा महसूस होता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये सच में उसका फादर है। जैसे जिन्वे की डबल फटी क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि ये बुल डीमन किंग ही है। इसके बाद जिन्वे यहाँ पे नेजा, युआन होंग, जाइंट गॉड, जेंजी, रेड बॉय, युआनबा, टेंगू
सिल्वर हॉर्न और गोल्डन हॉर्न से कहता है कि लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम लोग बुल डीमन किंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है एम्परर जोन यू है, जल्दी से बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। वह रेड बॉय जिनवे से रिक्वेस्ट करता है कि मैं पहले अपने फादर से बात कर सकता हूँ, तो जिनवे आगे से कहता है जाओ ना, मैंने कब रोका है। जिस पे रेड बॉय उड़ते हुए यहाँ पे सबसे पहले बुल डीमन किंग के पास जाता है, तो बुल डीमन किंग उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या करो, तुम ऊपर से नीचे कैसे आए? घर पे खिलौने कम पड़ गए थे जो नीचे खेलने के लिए चले आए? तुम्हारी बचपन की दोस्त भी तो थी। तो रेड बॉय अपने बाप से ही पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ये बताइए। इस पे पिंक डैन उसके ऊपर झापड़ मारते हुए कहता है बाप को ना सिखा, और रेड बॉय एक झटके के अंदर ही एलिमिनेट हो जाता है, जिसको देख के जिन्वे की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो आगे से कहते तेरा बेटा था वो, क्यों उसे इतनी जोर से मारा? इसके बाद वो पीछे मुड़ के अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग किसी चीज का इंतजार ना करो, जाओ और जाके धावा बोल दो। जिस पर ये लोग उड़ते हुए यहाँ पे पिंक टैंग से भिड़ने के लिए जाने लगते हैं। सबसे पहले हम लोग नेजा को देखते हैं जो कि आगे से अपनी गोल्डन रोप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पिंक टैंग को रोकने की कोशिश करता है जंजीर की मदद से, और वो उसको यहाँ पे अपनी रस्सी के अंदर बांधने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पिंक टैंग के सामने ये कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पे हल्का सा ही जोर देता और वो गोल्डन रोप को एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो नेजा और जिंजे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता कि उससे पहले यहाँ पे जायंट गॉड आता है जो कि पिंक टैंग के साथ दो हाथ करने लगता है। और साथ में युआंग होंग ने भी अपने साइज को बड़ा कर लिया था और वो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों मिलकर भी यहाँ पे पिंक टैंग की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो लोग एक ही अटैक में यहाँ पे पीछे खिसक जाते हैं। वहीं पे गोंगबो जिन्वे से कहता है कि हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि हम लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड के खिलाफ जीत सकेंगे। शायद से हमें इस बार यहाँ पे हार का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ये एक हनी ट्रैप है, आपको क्या लगता है ये काम करेगा? हनी ट्रैप बेसिकली ये लोग यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की को भेजेंगे जो कि अपने यहाँ पे चार्म का इस्तेमाल करेगी, और इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट अपना डाजी है। लेकिन जिन्वे से कहता है संभाल के और चोट न लगे। और मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि डाजी के पास यहाँ पे एकदम हाई लेवल की चार्म एबिलिटी है। इसके बाद डाजी पिंक डैंग के पास जाती है और अपनी चार्म स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पिंक डैंग शुरुआत में तो सेड्यूस होने लगता है और जिन्वे के चेहरे पे एकदम खुशी की लहर आ जाती है कि काम बन गया। लेकिन पिंक डैंग को जिससे यहाँ पे फॉक्स की खुशबू आती है यानी कि लोमड़ी वाली, तो वो तुरंत यहाँ पे डाजे के ऊपर एक पंच मारता है और उसे दूर खदेड़ देता है। ये कहते हुए ये चीजें मेरे ऊपर नाज़ बीवी मेरी सख्त है, अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ पर रंगलियां मचा रहा हूँ तो मुझे पैर तोड़ देगी वो, और खाने में नमक ज्यादा ऊपर से डालेगी। खैर इसके बाद डाजी सीधा जिन्वे के पास ही आके गिरती है और वो आगे से कहती है कि वो अपने मिशन में फेल हो गई। हो ही जाओगे यार जब बीवी सामने वाले की सख्त है। रेड बॉय भी आगे से यही कहता है कि ऐसे हनी ट्रैप वाली ट्रिक्स यहाँ पे उसके फादर के ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी वाइफ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, डंडे से मारती है उन्हें गलती करने पे। खैर इसके बाद हम लोग टेंगो को देखते हैं जो कि यहाँ पे पिंक टैंग की टांग के ऊपर काट लेता है। भाई आर्मर लगा है, काटने पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पिंक टैंग बड़ी आसानी के साथ ही बस एक चीख मारता है और टेंगो दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम लोग नेजा को देखते हैं जो कि आगे से अपने पहिए का इस्तेमाल करने लगता है और जिन्वे उसे कहता है कि अपने हॉट व्हील का इस्तेमाल उसके सींगों के पास करो। तो फिर नेजा बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपने हॉट व्हील का इस्तेमाल यहाँ पे पिंक टैंग के सींगों के पास इर्द गिर्द करने लगता है। लेकिन पिंक टैंग उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है और इतना ज्यादा पावरफुल था कि नेजा सीधे नीचे जाके गिरता है। तो फिर नेजा आगे से मार खाने के बाद कहता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल किस लिए है भाई, क्यों है इतना ज्यादा पावरफुल ये? तो फिर पिंक टैंग उन लोगों से कहता है कि ये चीटिंग है यार, मैं यहाँ पे अपनी प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम लोग बार बार मैजिक वेपन बाहर निकाल ले रहे हो, तुम लोग मेरे एनिमी कहलाने के भी लायक नहीं हो। साला किस्ते देके यहाँ पे आया था और सारा मजा खराब कर रहे हो तुम। फिर जिन्वे अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उन लोगों के बहुत बुरी तरीके से लगेंगे। उस टाइम में जिन्वे के पास में उसका मंथली सब्सक्रिप्शन वाला समनिंग आ जाता है, तो फिर जिन्वे जल्दी से यहाँ पे एक गॉड को समन कर लेता है। इसके बाद हम लोग रेड बॉय को दोबारा देखते हैं जो कि दोबारा अपने फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, आज तक मम्मी ने भी मेरे ऊपर नहीं हाथ उठाया। इस पे पिंक टैंग कैसे कहता है साले सदियों से तुम घर भी नहीं गए, तुम्हें पता भी तुम्हारी मदर कितने ज्यादा गुस्से में रहती है, तुम्हारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारती है वो। रेड बॉय दोबारा यहाँ पे पिंक टैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पिंक टैंग उसे आसानी के साथ डॉज करता है, जिसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर अभी घर वापस लौट जाओगे और मार खाओगे मम्मी के हाथों तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद वही प्लॉट है भाई प्लॉट है, क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जिन्वे का सामान तुरंत आ जाता है, एकदम तुरंत, और वो पिंक टैंग से कहता है इट्स वेरी लवली। वह पे जिन्वे के भी आगे से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसका सामान यहाँ पे आ चुका है, जिसका नाम यहाँ पे येलो विंड डीमन है जो कि जर्नी टू दी वेस्ट से आया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को येलो विंड डीमन की यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं, बस गोल्डन इमॉर्टल रियलम की सेकंड स्टेज थी, बस टेंगो से एक कदम ऊपर। इसके पास डिवाइन एबिलिटीज यहाँ पे समाधि डिवाइन विंड थी और मार्शल आर्ट्स में यहाँ पे मार्ट एंड सुप्रीम आर्ट। क्योंकि डाजी को नहीं पता था कि ये वाला डीमन उन्हीं की साइड पे है, इसलिए वो जिन्वे से कहती है कि यहाँ पे एक और डीमन लॉर्ड आ चुका है, हम लोगों को यहाँ से कल्टी मार लेना चाहिए। लेकिन जिन्वे उसे कहता है कि ये हमारी साइड पे है। वह भी पिंक टैंग जैसे ही यहाँ पे येलो विंड डीमन को देखता है तो वो उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग की टेरिटरी के अंदर उंगली करने की। जिस पर येलो विंड डीमन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन्वे को यहाँ पे परेशानी देने की, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो फिर पिंक टैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है अभी बताता हूँ किसको डर लगता है और किसको नहीं। लेकिन येलो विंड डीमन बड़ी आसानी के साथ ही यहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मरेगा मैं नहीं रे तू मरेगा।
पिंक टैंग उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन येलो विंड डीमन जंप करके उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है कितना ही है क्या, थोड़ा सा और जोर लगाओ। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से अटैक अटैक एंड डॉज डॉज खेलते हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मचा देते हैं। वह जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी शॉट खींच रहे थे उसी टाइम पे पिंक टैंग यहाँ पे दोबारा येलो विंड डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन येलो विंड डीमन दोबारा पीछे हट के उसे डॉज कर लेता है। रेड बॉय आगे से कहता है कि ये माउस डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह पिजन में नीचा से कहता है कि ये येलो विंड डीमन उसका ही साथी है, वो दोनों मिलकर यहाँ पे एक साथ बुल डीमन के खिलाफ यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो फिर नेजा भी यहाँ पे फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो पिंक टैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो पिंक टैंग आगे से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो फिर मुझे डुअल के लिए चैलेंज करो, इस तरीके से गैंग अपना करो। इस पर येलो विंड डीमन आगे से कहता है जब हम एक साथ फाइट कर सकते हैं तो फिर अलोन फाइट करने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद वो पिंक टैंग के ऊपर डुअल किक मारता है और धड़ाम से उसे जमीन के अंदर घुसा देता है। तो फिर पिंक टैंग यहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो कि एक बुल की फॉर्म थी, और उस फॉर्म के अंदर रहते हुए यहाँ पे येलो डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन येलो विंड डीमन आगे से एक फायर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि समाधि विंड थी, पीली है ना भाई, इसलिए आग ही लगेगी। फिर समाधि विंड आगे जाके यहाँ पे पता नहीं किस तरीके के वेपन्स के अंदर बदल जाती है, जो कि यहाँ पे बुल डीमन के ऊपर लगातार कई सारे स्लैशेस मार देती है। और येलो विंड डीमन उसे कहता है कि तुम बिना फाइट करे यहाँ पे हारे जाओगे, कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत बचा ही लो। इस पे पिंक टैंग आगे से कहता है कि मजाक कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर बिना इस विंड के मुझसे लड़के दिखाओ। वह रेड बॉय जुनवे से कहता है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, है तो ये मेरा बाप ही ना, खून का रिश्ता है यार। हालांकि डाजी ऐसा नहीं चाहती थी। इस पे जुनवे यहाँ पे रेड बॉय से कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे बुल डीमन किंग को मारना इतना ज्यादा इजी है। इसके बाद वो रेड बॉय से कहता है कि जरा आप मैच की तरफ देखना। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पिंक टैंग था वो आगे से यहाँ पे 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने रूप को बदलते नेवले में बदल जाता है, बेसिकली सांप, और तुरंत यहाँ से अब ये नेवला ही है, साला जमीन के अंदर घुस के भाग रहा है, तो पक्का नेवला है नहीं यार, केचुआ है यार, सॉरी, जमीन के अंदर घुस के भाग रहा है, जिसको देख के तो येलो डीमन भी हैरान हो जाता है कि ऐसे भागोगे यार। और जिनमें हम लोगों को बताता है कि इसीलिए यहाँ पे बुल डीमन के साथ में लड़ना काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, साला कभी भी कुछ भी बदल जाता है और भाग लेता है जब भी सामने वाली टीम ओवर पावर हो जाती है। तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद मेरे जनरल्स के सामने उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। वहीं पे साउसा सिटी के जितने भी लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं, जिनवे के लिए चीयर करने लगते हैं कि मजेस्टी आप जिंदा रहें, अमर रहें, आपके खौफ की वजह से बुल डीमन किंग भी यहाँ से डर के भाग गया। इसके बाद जिनवे यहाँ पे येलो विंड डीमन से कहता है शुक्रिया भाई, मदद करने के लिए एकदम सही टाइम पे आए तुम। इसके बाद येलो विंड डीमन नीचे बैठता है और वो जिनवे से माफी मांगता है लेट से आने के लिए, साले एकदम परफेक्ट टाइम पे तू आया है, एकदम लेट बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनवे उससे कहता है कि तुम लेट कैसे हो सकते हो। इसके बाद वो पीछे मुड़ के योन होंग से कहता है कि तुम बैटलफील्ड को साफ करो सभी सोल्जर्स के साथ में, और वो बाकी लोगों से कहता है कि बाकी लोग मेरे साथ हो, हम लोग चल के चखना वखना पीते हैं। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ये वाली न्यूज जिसमें यहाँ पे जिनवे ने बुल डीमन किंग को हरा दिया था पूरी तरीके से फैल गई, यहाँ तक कि होली डायनेस्टी तक ये बात फैल गई और हर सभी लोगों ने यहाँ पे जिनवे को हल्के में लेना बंद कर दिया। इसके बाद जिनवे हर एक कंट्री के अंदर पूरी तरीके से फेमस हो गया। वहीं पे जिनवे जानते हो छोटी मोटी सिटीज को यहाँ पे अपने हत्थे ले रहा है, तो इस बुल डीमन वाले कांड की वजह से उसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा हाई हो गई कि वो जब भी किसी सिटी के सामने पहुंचता तो वो लोग पहले ही सरेंडर कर देते, ये कहते हुए ना मारो भाई, लो ले जाओ हमारी सिटी, खाना खजाना जो लेना है ले जाओ। अब इससे जिनवे को यहाँ पे एक नया साइड क्वेस्ट मिल जाता है, जो कि होता है होली एम्परर्स फियर। अब इस मिशन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस एम्परर की फटी पड़ी है जिनवे से, क्योंकि उसने यहाँ पे बुल डीमन को हरा दिया है। अगर वो यहाँ पे होली एम्परर के खिलाफ चला जाता है तो होली एम्परर क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं यार। और मिशन के अंदर जिनवे को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, होली एम्परर को देने हैं झटके, वो भी डर के खटाखट गोली के तरीके, कि उसके किंगडम से बस तुम यहाँ पे 4-5 घोड़ी गाड़ी निकालते ही रहो अपनी आर्मी के साथ, बस वो इतने से ही घबरा जाएगा और मिशन कंप्लीट है। और ये सब करने के बदले में जिनवे को यहाँ पे एक गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलेगा, और साथ ही में रैंडम लकी ड्रॉ। और मेरा मूड खराब है, ये 4 बार ये दे चुके हैं, लेकिन एक भी बार यहाँ पे रैंडम लकी ड्रॉ इस्तेमाल करते हुए दिखाया नहीं। अब इसका एक दूसरा यहाँ पे पहलू ये भी है कि अगर जिनवे यहाँ पे होली एम्परर का पूरी तरीके से दुश्मन बन जाता है, यानी कि हमला ही बोल दो सीधा, तो फिर जिनवे को यहाँ पे गॉड और डीमन के समन साथ करने के साथ साथ एक कॉपी गॉड का भी मौका मिलेगा, साथ ही में एक आर्मी समन करने का मौका मिलेगा, और साथ ही में स्किल इनहेरिटेंस का भी मौका मिलेगा। मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला क्योंकि ये दिखाएंगे तो वैसे भी नहीं, मेरी बातों का क्या ही फर्क पड़ता है। जिनवे इस मिशन के बारे में सोच रहा था कि वो यहाँ पे होली एम्परर का डर कैसे बन सकता है, ये इतना ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए। वो इतने समय यहाँ पे पूरी ह्यूमन रेस का हीरो है जिसने यहाँ पे डीमन किंग बुल को हराया है, इसीलिए होली एम्परर के पास अभी कोई भी वजह नहीं है जिनवे के साथ फाइट करने की। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जिनवे को न्योता आता है, क्योंकि यहाँ पे होली डायनेस्टी खुद ही आ चुकी थी। इसके बाद हम लोग होली एम्परर की एक ऑफिशियल को देखते हैं, इसका नाम आंजिया था, और वो यहाँ पे होली एम्परर की डिग्री जिनवे के लिए सुनाने के लिए आई हुई थी। इस पे जिनवे आगे से कहता है इतनी जल्दी आ गया यार, मुझे तो लगा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, रॉयल डिग्री जो है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि इस रॉयल डिग्री के अंदर है क्या। अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा। भाई चुत्तल में मेरे दाना पड़ा है, बैठने में दिक्कत हो रही है, तो जल्दी खत्म करो वीडियो।